हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारे इस जावा की सीरीज में। और आज हम कलेक्शन फ्रेमवर्क्स के थोड़ा और डेप्थ में जाने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि आइट्रेबल इंटरफेस क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो चलो फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे और इसे शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हमें पता है कि हमने अपने कलेक्शन फ्रेमवर्क्स की ना एक हायरार्की देखी थी जो कि ये थी, राइट। सबसे ऊपर हमारी ऑब्जेक्ट क्लास आती है, उसके बाद आइट्रेबल इंटरफेस, फिर कलेक्शन इंटरफेस और फिर हमारे बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स के इंटरफेस जैसे लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, सेट हो गया। और मैप हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा बाहर आता है हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क से, राइट। हम सबको पता है कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, राइट। हमने इसके मेथड्स के बारे में बात की थी कि इसमें टू स्ट्रिंग होता है, हैश कोड होता है, इक्वल्स होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं और उन सबको हमने डेप्थ में समझा भी था। ठीक है, आज चलते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे पहले अपने आइट्रेबल इंटरफेस के बारे में। ओके, चलो सबसे पहले ना मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ कि ना मेरे पास एक कलेक्शन है। ठीक है, अब अगेन कलेक्शन तो कुछ भी हो सकती है, मेरे पास है एक कलेक्शन। अब जब भी मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक कलेक्शन है तो आप समझ सकते हो कि हो सकता है कि मेरे पास एरे लिस्ट हो सकता है कि मेरे पास लिंक लिस्ट हो, है ना। कितने भी तरह के हमारे पास कलेक्शन हो सकते हैं, या हमारे पास स्टैक हो, क्यू हो, आपको पता ही है। ठीक है, या फिर लेट से हमारे पास सेट हो या मैप हो, राइट। बहुत तरह के कलेक्शंस हो सकते हैं। और मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मुझे ना कोई भी कलेक्शन चाहे मुझे आप दो, उस पर आइट्रेट करना है। बेसिकली मुझे उस कलेक्शन पे ट्रैवर्स करना है और उसके एक एक एलिमेंट को फेच करके लेके आना है। ओके, हमें पता है कि हमारे जावा कलेक्शन में हमारे पास एरे लिस्ट होती है, हमारे पास लिंक लिस्ट होती है, और ये दोनों क्या है, टाइप्स ऑफ लिस्ट ही तो है। और लिस्ट हमारे पास एक इंटरफेस है। तो क्या अगर मुझे एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करनी है अपने प्रोग्राम में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ लेट से लिस्ट, और क्योंकि जेनरिक्स यूज करते हैं तो लेट से मैं एक इंटीजर की लिस्ट बना रहा हूँ, उसका मैं नाम रखता हूँ स्मॉल लिस्ट इक्वल टू न्यू। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट से एरे लिस्ट, मुझे एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करनी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगेन क्वेश्चन क्या था कि मुझे इस लिस्ट में लूप थ्रू करना है। उसके लिए लेट से मैं अपनी ये वाली लिस्ट इमेजिन करता हूँ। आप मान लो कि मैंने इसमें कुछ एलिमेंट्स भरे होंगे, तो इसमें मैंने 2 भर दिया, 3 भर दिया, 5 भर दिया, 9 भर दिया, 7 भर दिया, 8 भर दिया, कुछ इस तरीके से। हम इसकी इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं, 3 4 5, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। हमने जब ये एलिमेंट्स को एंटर किया होगा तो हमने लिस्ट डॉट ऐड करके एक मेथड होता है और उसमें एक एक करके एलिमेंट्स को ऐड किया होगा, ऐड 2, ऐड 3, ऐड 5, कुछ इस तरीके से। और लिस्ट ने क्या किया होगा, एक एक करके उन एलिमेंट्स को यहाँ पे फिल कर दिया होगा। ओके, तो अभी तक जितना मुझे बेसिक तरीका पता है, मैं इसमें आइटरेट कैसे कर सकता हूँ, फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास इस लिस्ट का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, इस एरे का एक्सेस डायरेक्ट नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस लिस्ट पे ना कुछ मेथड्स कॉल करता हूँ, है ना। तो मैं कौन कौन से मेथड्स कॉल करता हूँ एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना फॉर लूप ऐसे लिखूंगा, फॉर आई इक्वल टू 0। मैं अगर एक इंट आई ले लेता हूँ, ठीक है, और उसको सबसे पहले 0 इंडेक्स पर उठा के रख देता हूँ। और मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे इस लिस्ट के लास्ट तक जाना है। अब इस लिस्ट का लास्ट एलिमेंट या इसके लिस्ट का साइज मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे पास कोई मेथड होगा। और बिल्कुल है, मेरे पास एक मेथड है आई इज लेस देन, मैं लिख सकता हूँ जो भी मेरा नाम है लिस्ट का, लिस्ट डॉट साइज। एक साइज मेथड है, वो मुझे लिस्ट का साइज लाके दे देता है, तो इस केस में मुझे 6 लाके देगा। और मैं करता हूँ आई प्लस प्लस, सिंपल। और अब मुझे अगर अपनी लिस्ट को प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं अपने लिस्ट के एक एलिमेंट को फेच कर सकता हूँ। कैसे, मैं कह सकता हूँ लिस्ट डॉट, मेरे पास एक मेथड होता है गेट, और यहाँ पे मैं देता हूँ इंडेक्स। तो मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट गेट आई, मुझे ये सबसे पहले ला करके देगा क्या, 2, उसके बाद ला के देगा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद 7 और फिर 1। और मैंने अपनी लिस्ट में आइटरेट कर लिया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी जो एरे लिस्ट है वो अंदर से कुछ इस तरीके से स्टोर होती है और मैं उसे इंडेक्स बाय इंडेक्स करके फेच कर सकता हूँ, तो मैंने अपना ये मेथड लिख लिया या ये कोड लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब एक बार ये सोचते हैं कि क्या मेरा ये जो कोड है ये किसी भी कंटेनर के लिए काम कर सकता है, चाहे मेरे पास लिंक लिस्ट हो, एरे लिस्ट हो, सेट हो, क्यू हो, कर सकता है क्या। आंसर है नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि हमारे पास ना दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कौन से दो तरह के, मैं उसको इस पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता कि जो एक डेटा को मेंटेन करते हैं, यानी कि ऑर्डरिंग को मेंटेन करते हैं, ऑर्डरिंग मेंटेन करते हैं, और दूसरे ऑर्डरिंग को मेंटेन नहीं करते। तो लिख देता हूं मैं नॉट मेंटेन ऑर्डरिंग। ठीक है, तो मैं इस तरीके से अपने डेटा को बांट सकता हूँ या डेटा स्ट्रक्चर्स को बांट सकता हूँ। ओके, जो ऑर्डर को मेंटेन करते हैं उसमें मेरे पास एरे लिस्ट आ सकता है, लिंक लिस्ट आ सकता है, कोई भी तरह की लिस्ट आ सकती है।
क्योंकि उनके पास एक ऑर्डर मेंटेन है, जिस ऑर्डर में मैंने डेटा को स्टोर किया था उसी ऑर्डर में मुझे वो वापस मिल सकता है, ठीक है। पर जो लिस्ट को मेंटेन नहीं करते, सॉरी ऑर्डर को मेंटेन नहीं करते, वो बहुत तरह के हैं। सेट मेंटेन नहीं करेगा, मैप मेंटेन नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है सेट और मैप क्या करते हैं, ये हैशिंग यूज करते हैं और ये एलिमेंट को वहां स्टोर करते हैं जहां उनका हैश आता है ना। तो हम बस सेट और मैप को यूज करते हैं ऑर्डर ऑफ वन में ये पता लगाने के लिए कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हम इनको ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तो कभी यूज ही नहीं करते। आप इसके अलावा सोच सकते हो स्टैक हमारा क्यू भी हो गया, ये भी ऑर्डर को मेंटेन नहीं करते। इनफैक्ट ये अपने एक अलग ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, लीफो या फीफो जिसे हम कहते हैं, राइट। अब हाँ, हम ये सोच सकते हैं कि भाई क्यू एक बार के लिए ऑर्डर मेंटेन करेगा, मैं उसको 2 3 5 दूंगा और जब एक एक करके मैं फ्रंट एलिमेंट लेता रहूंगा तो भी मुझे 2 और 3 और 5 ही मिलेगा, राइट, क्योंकि वो फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पर ठीक है, ओवरऑल मुझे पता है क्यू को मैं एक करके एलिमेंट ले सकता हूँ, पर क्या मैं उन एलिमेंट्स पे आइट्रेट कर सकता हूँ? मान लो मेरी एक क्यू है, क्यू मैंने 2 डाला 2 चला गया, 3 डाला 3 चला गया, 5 डाला 5 चला गया। अब इसको आइट्रेट करने का क्या तरीका है? मैं गेट आई तो नहीं कर सकता कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे मुझे आई ला करके दे दो, क्योंकि अंदर से इंडेक्सिंग तो यूज कर ही नहीं रहा है ना। क्यू में भी मैं एक एक करके बस उसके स्टार्टिंग से एलिमेंट ले सकता हूं, तो मुझे क्यू डॉट फ्रंट अगर कोई मेथड होता होगा उसे कॉल करना पड़ता होगा, बिल्कुल, है ना। तो कहने का मतलब ये कि मेरे पास दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थोड़ा ऑर्डरिंग को मेंटेन करें और मैं एक एक एलिमेंट करके उनको फेच कर सकूं, यानी कि मेरे पास गेट नाम की फंक्शनैलिटी हो, गेट आई नाम की फंक्शनैलिटी। और वो मुझे किस में मिलती है? वो मुझे मिलती है सिर्फ लिस्ट में, मुझे सेट में, मैप में, स्टैक्स या क्यूज में गेट नाम की फंक्शनैलिटी नहीं मिलती। तो मैं सबको अपने इस लूप वाले तरीके से तो एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। तो ये तरीका मेरा कब काम आएगा? जब मेरे पास कोई लिस्ट होगी। ओके, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इवन अगर मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, तो मेरे पास अगर लिखा हुआ है लेट्स से लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसका मैं अगेन नाम रखता हूं लिस्ट इक्वल टू, और इस बार है मेरे पास न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। तो आपको पता है ये लिंक लिस्ट कैसे होती है? हमें पता है लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स नोड्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो लेट्स से एक है 2, उसके आगे एक होगा 3, एक होगा 4, एक होगा 5, कुछ इस तरीके से। और ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन में नहीं होते, तो इनका इंडेक्सिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। भाई हाँ, हमारे पास जो एरे था उसके अंदर इंडेक्सिंग हो रखी थी। हमें पता है एरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है, चाहे वो डायनामिक एरे हो चाहे वो कोई भी एरे हो, क्योंकि डायनामिक एरे भी कुछ नहीं होता, आपको पता है ये अंदर से वो क्या करता है, बड़ा एरे बनाता है, जैसे वो पिछला वाला एरे फुल हो जाता है। ये सब तो हमने समझा हुआ है, पर हमें एरे के फॉर्म में ना कम से कम इंडेक्सिंग मिलती है, जैसे 0 1 2 3 4। तो जब मैं करता हूँ गेट आई, तो यहाँ आई का मतलब क्या होता है कि मैं कोई इंडेक्स देता हूँ। लेट्स से मैं बोलूँगा गेट मी सेकंड एलिमेंट, तो मेरा जो कंपाइलर है वो डायरेक्टली सेकंड एलिमेंट पे जंप कर सकता है। अब वो क्यों जंप कर सकता है? क्योंकि उसके पास रैंडम एक्सेस है, रैंडम एक्सेस। वो डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा करके मेरे सेकंड एलिमेंट को फेच करके ला सकता है। पर क्या ये रैंडम एक्सेस मेरे को लिंक लिस्ट में मिलता है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर मैं लिंक लिस्ट के फॉर्म में करता हूँ गेट 2, ठीक है, तो इसमें सेकंड एलिमेंट क्या है? ये 0 है, ये फर्स्ट है, 2 है, ये 3 है कहने को तो ये सेकंड एलिमेंट है, पर क्या ये इनके इंडेक्सेस हैं? क्या ये एलिमेंट एक के बाद एक पड़े हैं? आंसर है नहीं। ये एलिमेंट्स मेमोरी में कॉन्टिग्यूअसली पड़े ही नहीं है। हो सकता है ये 1000 मेमोरी लोकेशन में हो सकता है ये 3000 पे हो सकता है ये 10000 में हो, कुछ भी हो सकता है ना। हमने बस इनको एक रेफरेंसेस से कनेक्ट करा हुआ है। तो अगर मैं करता हूं गेट आई, तो ये कितना अनऑप्टिमाइज्ड है। सोचो, अगर मैं यहाँ पे सेम लूप लिखूं, मैं लिखूं फॉर आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन लिस्ट डॉट साइज और आई प्लस प्लस, अगर मैं इसी लिस्ट में लूप थ्रू करने की कोशिश करूं और यहाँ पे अगर मैं करता हूं लिस्ट डॉट गेट आई, तो इसका मतलब आपको पता है अंदर से क्या हो रहा होगा? इसका मतलब अंदर से ऐसा हो रहा होगा कि सबसे पहले मेरे पास एक हेड पॉइंटर होगा जो पहले इस 2 पे होगा, वो मुझे 2 ला के देगा। फिर मैं कहूँगा गेट 1, तो फिर ये हेड पॉइंटर दोबारा आगे से स्टार्ट करेगा और इस बार मुझे 3 ला के देगा। फिर मैं करूँगा गेट लेट्स से 2 आ जाएगा, फिर अगेन मेरा हेड पॉइंटर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, इस बार वो यहाँ तक जाएगा, फिर मुझे 4 ला के देगा, राइट। हमेशा बेसिकली हेड पॉइंटर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और मेरे जो भी करंट एलिमेंट है उसको फेच करके लाएगा। करंट एलिमेंट मतलब जो कि मेरा इंडेक्स जिसे मैं फेच करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास लिंक लिस्ट के केस में रैंडम एक्सेस नहीं होता, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n², राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो मेरे पास ना सामने 2 इश्यूज आते हैं। अगर मुझे किसी भी कलेक्शन में आइट्रेट करना है, अगर मुझे आइट्रेट करना है, बेसिकली एक एक एलिमेंट करके लाना है ना, तो मेरे पास 2 इशू आते हैं कि सारे कलेक्शंस हमारे इंडेक्स बेस्ड नहीं होते, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास सारे कलेक्शन इंडेक्स बेस्ड हों। इवन हमारा सिर्फ एरे लिस्ट इंडेक्स बेस्ड है। हमने देखा इवन लिंक लिस्ट में गेट नाम का मेथड एग्जिस्ट तो करता है, गेट आई नाम का मेथड एग्जिस्ट तो करता है, क्योंकि लिंक लिस्ट भी एक तरह की लिस्ट है और ये गेट मेथड हमारा लिस्ट से आता है, तो एग्जिस्ट तो करता है, पर ये बहुत ही अनऑप्टिमाइज्ड है। इसको यूज़ करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं आइट्रेट कर रहा था और ऑर्डर ऑफ n² कॉम्प्लेक्सिटी मैंने लगा दी, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं सब में आइट्रेट नहीं कर पा रहा।
तो दूसरा क्या सोल्यूशन हो सकता है अगर मेरे को हर कलेक्शन में आइटरेट करना है? एक और सोल्यूशन हो सकता है ना, हम सोचेंगे ठीक है भैया हमें ये तो पता है सारे डेटा स्ट्रक्चर अंदर से काम कैसे करते हैं, तो जो भी रिस्पेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर होगा जिस तरीके से वो बना होगा उस तरीके से मैं उसे आइटरेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है क्यू, ठीक है, तो मेरे को पता है क्यू में मैं एलिमेंट कैसे डालता हूँ, मैं कहूंगा 2, तो क्यू में 2 चला जाएगा, फिर 3 चला जाएगा, फिर 4, फिर 5, लेट से ऐसे एलिमेंट्स चले गए। और मुझे पता है अगर क्यू में से मुझे एलिमेंट्स निकालने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक करके इनका फ्रंट एलिमेंट निकाल सकता हूँ, राइट? तो मेरे पास उसके कुछ मेथड्स होंगे, पहले मेरे को 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा। और अगर इसका उल्टा मान लो कि मेरे पास है एक स्टैक, तो स्टैक में मुझे क्या मिलेगा, मुझे लास्ट इन फर्स्ट आउट मिलेगा। मैं डालूंगा 3, 4, 5, 6 और मुझे मिलेगा 6, 5, 4, 3, कुछ इस तरीके से। तो मेरे पास मेथड्स तो होंगे ही, है ना, इस स्टैक का टॉप निकालने के लिए, इस क्यू का फ्रंट निकालने के लिए, बिल्कुल होंगे। इनफैक्ट मेरे पास ऐसे मेथड्स हैं जो कि स्टैक को एक एक करके खाली भी कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, पहले टॉप निकालूं, इसको रिमूव कर दूं, फिर अगला टॉप, फिर रिमूव, फिर अगला टॉप, फिर रिमूव, और फिर अगला टॉप, फिर रिमूव। जैसे ही मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाए मैं समझ जाऊंगा मैंने सारे एलिमेंट्स को एक एक बार करके आइटरेट कर लिया है। सेम गोज फॉर क्यू। पर आप सोचो इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने डेटा स्ट्रक्चर को टाइटली कपल कर रहा हूं अपने आइटरेशन से, अपने आइटरेशन के लॉजिक से। तो हमेशा मुझे एज अ डेवलपर ये पता होना चाहिए कि जो अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर है वो काम कैसे करता है, और दूसरा मैं उससे टाइटली लिंक हो गया। अब कल को अगर किसी ने इस स्टेटमेंट में न्यू लिंक लिस्ट की जगह लिख दिया न्यू हैश सेट, हमें पता है हमारे पास एक हैश सेट होता है, अगर किसी ने ये लिख दिया तो मेरा ये वाला लॉजिक फेल हो जाएगा, मुझे कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना? तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी बाउंडेशंस क्रिएट होती है किसी भी कंटेनर को आइटरेट करने के लिए या किसी भी कलेक्शन को आइटरेट करने के लिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है जावा का आइटरेबल इंटरफेस। आइटरेबल, अब क्या है ये इंटरफेस, क्या करता है, एक बार वो समझते हैं। अब अगर हम अपनी हायरार्की को दोबारा देखें तो हमें पता है कि आइटरेबल इंटरफेस ना सबसे टॉप पे आता है, इसके ही नीचे आता है हमारा कलेक्शन, और उन सब के ही नीचे आता है लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, आपका सेट हो गया, वगैरह वगैरह, और फिर उनके नीचे आती है हमारी इंडिविजुअल क्लासेस। जैसे कि अगर यहाँ पे है लिस्ट तो यहाँ पे एरे लिस्ट आ जाएगी, लिंक लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे है सेट तो यहाँ पे हैश सेट आ जाएगा, वगैरह वगैरह। पर आइटरेबल रहता है सबसे टॉप पे। क्यों? क्योंकि देखो जावा कहता है कि कोई भी कलेक्शन जो आइटरेट हो सकता है, जो आइटरेट किया जा सकता है, वो इस आइटरेबल को इंप्लीमेंट करेगा ही करेगा, ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो ये है इसकी डेफिनेशन कि इट इज द रूट इंटरफेस दैट रिप्रेजेंट्स एनी ऑब्जेक्ट हुज एलिमेंट्स कैन बी ट्रेवर्स वन बाय वन। अगर आपको किसी भी कलेक्शन में या किसी भी चीज में, किसी भी ऑब्जेक्ट में अपने एलिमेंट्स पे ट्रेवर्स करना है वन बाय वन, तो आपको इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये इंटरफेस है क्या, कैसा दिखता है, क्या लाके देता है, हमें एक एक करके देखते हैं। उससे पहले समझते हैं कि किसी कलेक्शन पे आइटरेशन होता कैसे होगा, ठीक है? तो अगेन वो समझने के लिए ना हम सबसे सिंपल एरे लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं पहले, ओके? तो आप इमेजिन करो मेरे पास एक एरे लिस्ट है, ऑब्वियसली अंदर से वो एक एरे यूज़ करती होगी, तो मैंने वो एरे बनाता हूँ, ठीक है? और उसमें होंगे कुछ एलिमेंट्स, कुछ इस तरीके से। तो मैं एलिमेंट भर देता हूँ, लेट से यहाँ पे है 2, 3, 4, 7, 10, 9, कुछ इस तरीके से मैंने रैंडम एलिमेंट्स भर दिए, और मैं इनकी इंडेक्सिंग भी लिख लेता हूँ, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि ना मुझे कुछ ऐसी क्लास चाहिए, ऐसा एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो मेरे पास कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो ना उसमें एक एक करके आइटरेट करे। मुझे नहीं पता वो आइटरेट कैसे करेगा, मैं बस उसे कॉल करूँ और वो अपना काम करना शुरू कर दे। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास है एरे लिस्ट, तो वो उसमें आइटरेट कैसे करता होगा? तो लेट से वो पहले यहाँ पे आके खड़ा होता होगा और वो मुझे लाके देता होगा 2, फिर मैं बोलूँगा अगला एलिमेंट दे, फिर वो यहाँ पे आ जाता होगा, फिर वो मुझे देगा 3, फिर मैं बोलूँगा अगला एलिमेंट दे, वो यहाँ पे आ जाता होगा, मुझे बोलेगा 4, कुछ इस तरीके से। अब अगर आप सोचो ये जो भी कोड लिखा होगा ऑब्जेक्ट का, जो एक एक करके मुझे एलिमेंट्स लाके देता होगा, क्या मुझे ये जानना जरूरी है कि वो अंदर से कैसे उस डेटा स्ट्रक्चर पे आइटरेट करता होगा? आंसर है नहीं, तभी तो मैं इस क्लास को यूज करता हूँ, इसी को तो एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, अभी के लिए उस ऑब्जेक्ट को मैं एक्स बोलता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के पास ना ऐसे कुछ मेथड्स होंगे जो मेरे इस लिस्ट में आइटरेट कर सकते हैं। तो अब एक बार देखते हैं मेरे पास वो कौन से मेथड्स होंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले ऑब्वियसली अगर मुझे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में आइटरेट करना है तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि क्या अगला एलिमेंट एग्जिस्ट करता भी है। हो सकता है मैं यहाँ खड़ा हूँ और अगला एलिमेंट को एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरे पास एक मेथड होना चाहिए पता लगाने का कि क्या अगला एलिमेंट है। तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड होता है हैज नेक्स्ट, जो मुझे बताता है, एक बूलियन वेरिएबल देता है ट्रू या फॉल्स कि अगला एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, ओके? अब अगर मुझे एक्चुअली आइटरेट करना है तो मुझे एक एक एलिमेंट करके लेके भी आना पड़ेगा। तो इसमें एक और मेथड होगा नेक्स्ट, जो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट लाके देगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा आइटरेटर सबसे स्टार्टिंग में खड़ा है, मैं बोलूंगा नेक्स्ट, वो मुझे 2 लाके देगा, फिर वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर मैं उसे बोलूंगा नेक्स्ट, वो मुझे 3 लाके देगा, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर मैं बोलूंगा नेक्स्ट, वो मुझे 4 लाके देगा और यहाँ से आ जाएगा, कुछ इस तरीके से।
तो मेरे पास कुछ मेथड्स होंगे जैसे हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट, जिसे मैं कॉल करूंगा, जिसके थ्रू मैं इस एरे लिस्ट में एक एक करके लूप कर सकता हूं। अब चाहे वो एरे लिस्ट हो, चाहे वो आपकी लिंक लिस्ट हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इस अपने अननोन ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा और वो मुझे हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट की फंक्शनैलिटी देता होगा। अभी एक बार देखते हैं कि ये अननोन ऑब्जेक्ट क्या है, पर आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये चीजें काम कैसे कर रही होगी अंदर से, राइट? ओके, अब चलते हैं और एग्जैक्टली देखते हैं कि अननोन ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले मैंने कहा कोई भी कलेक्शन जिसको आइट्रेट होना है, जो चाहता है कि उसका एक एक एलिमेंट फेच हो सके, उसे आइट्रेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो आइट्रेबल इंटरफेस हमारा दिखता कैसे होगा? मैं कह रहा हूं हमारे पास ये जो आइट्रेबल इंटरफेस है, ठीक है, इसके पास एक बहुत ही जरूरी मेथड है जिसका नाम है आइट्रेटर। ओके, तो आप इस मेथड को कॉल करो, ये आपको ला करके देगा एक आइट्रेटर जो एक्चुअली किसी लिस्ट में या किसी भी कलेक्शन में आइट्रेट करेगा। अच्छा, तो आइट्रेबल इंटरफेस मुझे एक आइट्रेटर ला के देगा। फिर आइट्रेटर क्या होता है? अब जावा में आइट्रेटर एक अलग इंटरफेस होता है। जावा में आइट्रेटर एक अलग इंटरफेस है। ओके, अब ये आइट्रेटर क्या है? अब ये आइट्रेटर वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जो आपके कलेक्शन में आइट्रेट करेगा और आपको एक एक एलिमेंट लाके देगा। ओके, तो बेसिकली यही है वो जिसके पास होगा हैज नेक्स्ट और जिसके पास होगा नेक्स्ट, जिसकी हमने अभी ऊपर बात की थी, ठीक है? ओके, मैं ये समझ गया कि एक आइट्रेबल इंटरफेस है, एक आइट्रेटर इंटरफेस है। आइट्रेबल के अंदर मेथड है आइट्रेटर जो मुझे इसका एक रेफरेंस वेरिएबल लाके देता है, उसमें मैं हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट कॉल कर सकता हूं। ओके, तो एक बार ना पहले इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है, और फिर समझते हैं कि अंदर से कैसे काम करता होगा। हाँ जी, तो देखो मैंने यहाँ पे demo.java करके अपनी खाली फाइल बना रखी है और मैं आपको आइट्रेटर्स का यूज़ दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम अपनी एक एरे लिस्ट बनाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ लेट्स से लिस्ट ऑफ इंटीजर, मैं इंटीजर की एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, कुछ इस तरीके से। अब एक काम करते हैं, लिस्ट और एरे लिस्ट को इम्पोर्ट भी करा लेते हैं। तो इसे हम इम्पोर्ट करा लेते हैं, इम्पोर्ट लिस्ट, और वैसे ही मैं कर लेता हूँ इम्पोर्ट एरे लिस्ट, ठीक है? तो मेरी दोनों इम्पोर्ट भी हो गए। ओके, अब ऑब्वियसली मुझे इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं लेट्स से कहता हूँ लिस्ट डॉट ऐड 10 को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? ऐसे ही कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं 10 के बाद। ओके, तो 20, 30, 40 और 50। तो मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50 करके एक एरे लिस्ट बन गई है। तो आप समझ सकते हो कुछ एलिमेंट्स इस तरह से एग्जिस्ट करते होंगे मेरे एरे के अंदर, जो भी इसके अंदर एरे होगा। और मैंने कहा था अगर मुझे इस लिस्ट पे आइट्रेट करना है तो मेरे पास होता होगा एक आइट्रेटर। ओके, और मैंने आपको कहा था कि जो भी कंटेनर है या जो भी कलेक्शन है जो चाहता है वो आइट्रेट हो सके, वो अपने हमारे आइट्रेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता होगा, हमारे आइट्रेबल इंटरफेस को, और बिल्कुल करता होगा, राइट? हमने देखा है सबसे ऊपर हमारा आइट्रेबल इंटरफेस आता है, फिर कलेक्शन इंटरफेस, और फिर नीचे लिस्ट इंटरफेस, और उसके नीचे आता है हमारा एरे लिस्ट। तो अगर मैं इस एरे लिस्ट क्लास के अंदर जाऊं और मैं अगर जाके ऊपर देखूं जहां से ये क्लास स्टार्ट हो रही है कुछ यहाँ से, तो ये किसी को एक्सटेंड करती होगी, लेट्स से एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट क्या है? ये एरे लिस्ट के भी ऊपर आती है, पर हमें उसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम बस इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं ये इंप्लीमेंट करती है एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन को, इसके अंदर चलते हैं, ये इंप्लीमेंट करती है कलेक्शन को। तो ये रहा हमारा कलेक्शन इंटरफेस। ओके, जैसे ही हम कलेक्शन इंटरफेस के अंदर आए तो आप देखो ये एक्सटेंड करता है आइट्रेबल इंटरफेस को। ये है हमारा वो आइट्रेबल इंटरफेस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और मैंने आपको क्या कहा था, इस इंटरफेस के पास एक मेथड है आइट्रेटर, जो हमें आइट्रेटर इंटरफेस, जो कि एक अलग इंटरफेस है ये वाला, इसका रेफरेंस वेरिएबल लाके देता है। और इस पे एग्जैक्टली वो मेथड है हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट, राइट? अब ऑब्वियसली सब अंदर से जेनरिक्स यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने ई लिखा हुआ है और यहाँ पे ये नेक्स्ट हमारा ई रिटर्न करता है। तो जो भी आप इसको डेटा टाइप दोगे उस डेटा टाइप का आपको ये ऑब्जेक्ट लाके देगा। बहुत बढ़िया। तो हमने एक बार जाकर के इनकी हायरार्की तो देख ली और हमें पता है एरे लिस्ट आइट्रेबल इंटरफेस की हायरार्की के अंदर आता है। अब क्योंकि ये क्लास है तो इसका काम है इसके ऊपर जितने भी इंटरफेसेस आते हैं उन सब के मेथड्स को ओवरराइड करना, बेसिकली उनकी डेफिनेशन प्रोवाइड करना। तो इसने हमारे जो आइट्रेबल इंटरफेस में मेथड था आइट्रेटर, उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड की होगी, बिल्कुल। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूं ना हमारे लिस्ट रेफरेंस वेरिएबल लिस्ट डॉट आइट्रेटर, बिल्कुल लिख सकता हूं। और मैंने क्या कहा था, ये मुझे क्या ला करके देगा, ये मुझे आइट्रेटर नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल लाके देगा ऑफ टाइप इंटीजर, क्योंकि ये भी जेनरिक्स यूज करता है। और लेट्स से मैं उसको बोलता हूं आइट्रेटर इक्वल टू लिस्ट डॉट आइट्रेटर, बिल्कुल। अब ये मुझे कह रहा है आप आइट्रेटर को भी इंपोर्ट कर लो, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूं। ओके, अब मैंने आइट्रेटर को भी इंपोर्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा कि अब मैं इस लिस्ट में लूप थ्रू कर सकता हूं, कैसे? मेरे पास मेथड है हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट। तो अब मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं वाइल, ये जो मेरे वेरिएबल का नाम है आइट्रेटर, लेट्स से इसको आईटी बोल लेते हैं ताकि बहुत सारे आइट्रेटर से नाम से कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मैं लिखता हूँ वाइल आईटी डॉट हैज नेक्स्ट।
अब IT क्या है आपको पता है, IT वही है जो इस लिस्ट में आइटरेट करेगा। तो अभी आप मान लो वो इस लिस्ट के एकदम स्टार्टिंग में खड़ा है, वो कुछ 10 से भी पहले खड़ा है, कुछ यहाँ पे, और मैं उसे बोलता हूँ हैज नेक्स्ट। क्या अगला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। अगर करता है तो वो मुझे एलिमेंट ला के दे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं बोलूंगा IT डॉट नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट एलिमेंट तू ला के दे ताकि मैं उसे स्क्रीन पे प्रिंट कर सकूं। अब जैसे ही मैंने इसको बोला IT डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे सिर्फ अगला एलिमेंट ला करके नहीं देता बल्कि एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाता है। अब मेरा आइटरेटर यहाँ पे आ गया। अब मैं दोबारा से पूछूंगा हैज नेक्स्ट, वो बोलेगा येस, तो मैं बोलूंगा अगला एलिमेंट ला के दे, वो मुझे 20 ला के देगा, फिर मुझे 30, 40 और फिर 50 ला के देगा। अब जैसे ही 50 ला के देगा मेरा आइटरेटर यहाँ आ जाएगा, बेसिकली मेरे एरे डॉट साइज के लास्ट में। अब हैज नेक्स्ट फॉल्स हो जाएगा तो मेरा लूप से बाहर आ जाएगा और मेरा कुछ भी और प्रिंट नहीं होगा। तो देखते हैं क्या मेरा एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50 मेरे सारे एलिमेंट्स अच्छे से प्रिंट हो गए। तो अंदर से वही हो रहा होगा, इस एरे लिस्ट ने इस आइटरेटर नाम के मेथड को ओवरराइड किया होगा जो मुझे एक आइटरेटर नाम का ऑब्जेक्ट लाके देता है। अब आप देखो इंटरेस्टिंग चीज, अब अगर मैं इस एरे लिस्ट की जगह लिंक लिस्ट भी कर दूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। इसको भी पहले हमें इंपोर्ट करा लेना चाहिए। ओके, एक काम करते हैं, यूटिल डॉट स्टार ही इंपोर्ट करा लेते हैं ताकि हमें बार बार और कुछ इंपोर्ट कराने की जरूरत ही ना पड़े, कुछ ऐसे। ठीक है, अब हमें कभी एरर नहीं आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो अपने अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर को ही चेंज कर लिया। पहले मेरे पास एरे लिस्ट था, अब मेरे पास लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में मैं एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ, और आपको पता है लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स एक के बाद एक ऐड नहीं होते, कुछ इस तरह होते हैं। 10 20 को पॉइंट करता होगा, 20 30 को, 30 हमारा 40 को पॉइंट करता होगा, एंड सो ऑन हमारा 50 को पॉइंट करता होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके, पर क्या अभी भी मेरे को इस कोड में कुछ चेंज करने की जरूरत है? आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर अभी भी मैं इसको रन करूंगा तो देखो अभी भी 10 20 30 40 50 मेरे पास आ गया। ओके, अब इंटरेस्टिंगली मान लो इस लिस्ट की जगह मैं पहले लिखता हूं कलेक्शन, क्योंकि कलेक्शन तो सबका पेरेंट है। तो कलेक्शन, और लेट्स से इसको मैं बोलता हूं सी, ठीक है, कलेक्शन सी। तो मैं कह सकता हूं इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। अब बस मुझे इसकी जगह सी करना पड़ेगा, सी। ठीक है, तो अभी भी मेरा कोड चलने जाना चाहिए और ये कोड मेरा चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है हर चीज एक कलेक्शन है और हमारा जो आइटरेबल है वो कलेक्शन के भी ऊपर आता है। तो इस सी पे भी मैं आइटरेटर कॉल कर सकता हूं, सी डॉट आइटरेटर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने ये क्यों किया? मैंने इसलिए किया कि ये दिखाने के लिए अगर मैं यहाँ पे लिंक लिस्ट को हटा के एक हैश सेट भी लिख दूं, मैं लिख दूं अगर एक हैश सेट, और उस सेट में मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए जैसे 10 20 30 40 50, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड किए तो भी मुझे इस लॉजिक को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेरा कोड अभी भी चल जाएगा, ये देखो। पर हाँ, आप देख रहे हो मैंने एलिमेंट्स ऐड किए थे 10 20 30 40 50, पर मेरे पास आउटपुट क्या आया? 50 20 40 10 30। ये आउटपुट अलग क्यों आया? आपको पता ही है, क्योंकि हमारा जो सेट है वो एक एक करके एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करता, वो ऐसे स्टोर नहीं करता 10 20 30 40 50, वो इनको हैशेस के बेसिस पे स्टोर करता है ताकि वो इनको ऑप्टिमाइज्ड तरीके से स्टोर कर सके। तो कि जब मैं अपने इस सेट से पूछूं कि क्या तेरे पास 10 है, तो ये आंसर दे मुझे यस, और वो आंसर मुझे वो कांस्टेंट टाइम यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 में ला के दे। तो हमेशा ना इसका जो ऑर्डर है वो बहुत ही डिफरेंट आएगा उस ऑर्डर से जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है। पर मेन बात ये है कि मेरे आइटरेटर ने उसे आइटरेट कर दिया, मैं एक एक करके उसके एलिमेंट को फेच कर पाया। अब ये सिर्फ हैश सेट की बात नहीं है, अगर यहाँ पे मैं अपनी एरे डी क्यू पास भी करूँ जो कि एक तरह की क्यू है जो हम देखेंगे, यहाँ पे दोबारा ये ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने क्यू में एलिमेंट्स को ऐड किया 10 20 30 40 50, और आपको पता है क्यू क्या होती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मेरे पास आउटपुट भी क्या आना चाहिए? 10 20 30 40 50। अब मैंने अपने क्यू में 10 20 30 40 50 ऐड किया, और अगर मैं इसके रन करूं तो मेरा आंसर वापस से आ गया 10 20 30 40 50। बहुत बढ़िया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे चाहो तो ट्री सेट लिख लो, ट्री सेट भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्या करता है, अंदर से BST इंप्लीमेंट करता है। पर यहाँ पे भी मैं अपना सिंपली आइटरेटर कॉल कर सकता हूं और मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ये कैसे आ रही होगी, एक बार अब जाकर के इसका इंटरनल समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब एक बार देखते हैं कि अंदर से सारा काम होता कैसे होगा। तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास एक इंटरफेस है आइटरेबल, ठीक है, और ये इंटरफेस है, यहाँ पे मैंने क्लास लिखा है, तो हमारे पास ये हो गया इंटरफेस, और एक इंटरफेस है हमारे पास आइटरेटर, ठीक है। और हमने अभी क्या देखा, इस इंटरफेस के अंदर एक मेथड है आइटरेटर मेथड, जो कि हमें क्या देता है? हमें इस आइटरेटर इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट ला के देता है, आइटरेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। और हमारे पास ये जो आइटरेटर इंटरफेस है इसके पास मेथड है हैज नेक्स्ट और एक मेथड है नेक्स्ट, ठीक है। हमें पता है हैज नेक्स्ट बस ये बताएगा कि नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और नेक्स्ट एक्चुअली वो उस एलिमेंट को लाके देगा, और ये दोनों जेनेरिक्स यूज करते होंगे। तो आप मान लो यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे भी टी टाइप का लाके देता होगा, और ये होगा हमारा बूलियन।
कुछ इस तरीके से वो हम मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब देखते हैं कि अंदर से होता क्या है। अंदर से हमारा कोई भी कलेक्शन, लेट से अभी के लिए हम एरे लिस्ट एग्जांपल लेते हैं, वो इनडायरेक्टली इस आइट्रेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता होगा। इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एरे लिस्ट के ऊपर कुछ और इंटरफेस आता होगा, उससे ऊपर कुछ और, उससे ऊपर कुछ और, ऐसे करते करते हम पहुंचेंगे कलेक्शन तक, और कलेक्शन के ऊपर आता होगा हमारा आइट्रेबल इंटरफेस। तो इनडायरेक्टली तो एरे लिस्ट इस आइट्रेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर ही रहा होगा। ठीक है, अगर ये इसे इंप्लीमेंट कर रहा है तो इसकी ये जिम्मेदारी है कि ये हमें इसके अंदर का आइट्रेटर मेथड की डेफिनेशन ला के दे। अब ये आइट्रेटर मेथड की डेफिनेशन क्या ला के देगा? इसे रिटर्न करना है एक आइट्रेटर नाम का ऑब्जेक्ट। अब आइट्रेटर तो एक इंटरफेस है, आप आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं सकते, यानी कि किसी एक और क्लास को इस आइट्रेटर को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट को ओवरराइड करना पड़ेगा, और तब जाकर के वो उसके ऑब्जेक्ट को ला के दे सकता है। ओके, तो कहने का मतलब ये कि मान लो हमारे पास इंटरनली एक और क्लास होती होगी, क्लास एरे लिस्ट आइट्रेटर, लेट्स से एरे लिस्ट आइट्रेटर, इसका नाम ये रखते हैं, जो इंप्लीमेंट करती होगी हमारे इस आइट्रेटर को कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, और इसके पास इंप्लीमेंटेशन होती होगी इस हैज नेक्स्ट की और नेक्स्ट की, कुछ इस तरीके से। वो इंप्लीमेंटेशन क्या होगी वो थोड़ी देर में देखेंगे, पर कुछ इंप्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, तो एरे लिस्ट आइट्रेटर इंप्लीमेंट करता है हमारे आइट्रेटर इंटरफेस को। तो इनकी अपनी हायरार्की कुछ ऐसी हो गई कि आइट्रेटर आ गया टॉप पे और एरे लिस्ट आइट्रेटर उसे इंप्लीमेंट करता है, एरे लिस्ट आइट्रेटर। अब मैंने क्या बोला, हमारी ये जो एरे लिस्ट क्लास है इसके अंदर आइट्रेटर मेथड होगा। ठीक है, तो एक बार इस मेथड को ठीक से बनाते हैं। आइट्रेटर जिसको ये ओवरराइड करेगा, और इस आइट्रेटर का रिटर्न टाइप क्या है? आइट्रेटर, आइट्रेटर का रेफरेंस वेरिएबल आइट्रेटर, और यहाँ पे कुछ ऐसा कोड लिखा होगा कि रिटर्न न्यू एरे लिस्ट आइट्रेटर, रिटर्न न्यू एरे लिस्ट आइट्रेटर। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा कर सकता है। तो इसने बेसिकली हमें क्या ला करके दिया? इसने हमें एक एरे लिस्ट आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट ला के दिया। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं हैज नेक्स्ट कॉल कर सकता हूं, मैं नेक्स्ट कॉल कर सकता हूं, वगैरह वगैरह। अब जाकर के जब मैं अपने कोड में एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करता हूं, जहां पे मैंने लिखा होता है लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये टाइप ऑफ लेट से लिस्ट होगा कुछ इस तरीके से, और मैं जब लिखता हूँ लिस्ट डॉट आइट्रेटर, लिस्ट डॉट आइट्रेटर, अभी जैसे हमने कोड में लिखा था, तो जैसे ही मैंने लिस्ट डॉट आइट्रेटर कॉल किया, वो ये वाला मेथड कॉल हुआ होगा अंदर से, एरे लिस्ट का आइट्रेटर मेथड, जो कि क्या लाके देता है हमें? रिटर्न न्यू एरे लिस्ट आइट्रेटर, यानी कि इस एरे लिस्ट आइट्रेटर का एक ऑब्जेक्ट लाके देगा। अब इस एरे लिस्ट आइट्रेटर के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कोड में क्या करता हूँ? कोड में मैं इसको स्टोर करवा लेता हूँ, इसके रिजल्ट को आइट्रेटर नाम के रेफरेंस वेरिएबल आईटी में, राइट? हमें पता है एक एरे लिस्ट आइट्रेटर भी एक्चुअली एक आइट्रेटर ही तो है, तो मैं उसको आइट्रेटर में स्टोर करवा लेता हूँ, है ना। अब जा करके मैं इस आईटी पे आईटी डॉट हैज नेक्स्ट भी कॉल कर सकता हूँ, और मैं आईटी डॉट नेक्स्ट भी कॉल कर सकता हूँ, डॉट नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से, राइट। तो आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा स्टार्टिंग में, पर आपको समझ आ गया होगा कि कहानी क्या होगी। हमारे पास एरे लिस्ट नाम की एक क्लास है जो इंप्लीमेंट करती है हमारे आइट्रेबल इंटरफेस को, और अगर वो इंप्लीमेंट करती है तो उसे इस आइट्रेटर मेथड का एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो उसने आइट्रेटर नाम की डेफिनेशन कैसे दी? उसने सिंपली रिटर्न कर दिया एक एरे लिस्ट आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट। अब एरे लिस्ट आइट्रेटर क्या है? वो खुद एक क्लास है जो इंप्लीमेंट करती है आइट्रेटर को, और अगर इंप्लीमेंट करती है तो वो हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट की डेफिनेशन देगी। उसने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दे रखी है। अब जब भी हम लिस्ट डॉट आइट्रेटर लिखते हैं, हमें एरे लिस्ट आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट मिलता है जिसको हम कलेक्ट करते हैं आइट्रेटर में, और उस आईटी में हम जो भी चाहे उसे कॉल कर सकते हैं, हैज नेक्स्ट या नेक्स्ट, और हम ऐसे करके अपने किसी भी अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर में, अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए एरे लिस्ट में, लूप कर सकते हैं या आइट्रेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों, ये पहले एरे लिस्ट आइट्रेबल को इंप्लीमेंट करती है, वो आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट देता है, और फिर हम उसमें मेथड कॉल करते हैं। एरे लिस्ट डायरेक्टली इस आइट्रेटर को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर लेती, इस पर भी अभी हम आएंगे। पर आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा कि अंदर से काम कैसे हो रहा होगा। मुझे एट द एंड ऑफ द डे किससे मतलब है? मुझे हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट मेथड से मतलब है, ताकि मैं बस ये पूछ सकूं कि क्या अगला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो उस अगले एलिमेंट को मुझे ला के दो। मुझे इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए कि अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या है। इसलिए जब हम अभी हमने अपने कोड में एरे लिस्ट से लिंक लिस्ट पे चेंज किया, हमारे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर चाहे आप सेट यूज करो, चाहे आप क्यू यूज करो, चाहे आप स्टैक यूज करो, आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अंदर से यूज करो, हर डेटा स्ट्रक्चर हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट फंक्शनैलिटी रखेगा ही रखेगा, और जब भी मैं उसे कॉल करूंगा वो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट लाके देगा। क्योंकि यहाँ पे जो हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट इंप्लीमेंटेड होंगे वो इस तरीके से इंप्लीमेंटेड होंगे कि इन्हें पता होगा कि नेक्स्ट एलिमेंट कैसे निकालते हैं उस डेटा स्ट्रक्चर के लिए, ताकि हमें वो पता होने की जरूरत ना हो, हम बस इन मेथड को कॉल करें और एब्स्ट्रैक्शन का फायदा उठा सकें।
अब अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ें क्लियर हुई तो अब अगले पार्ट में आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी जब हम हर डेटा स्ट्रक्चर का देखेंगे आइट्रेटर काम कैसे करता होगा। अब हमें देखना है कि ये जो हमारे अलग अलग कलेक्शंस हैं वो इस आइट्रेबल या आइट्रेटर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कैसे करते होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एरे लिस्ट का एग्जांपल लेंगे और फिर धीरे धीरे बाकी स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, तो देखो हम सबसे पहले एरे लिस्ट एग्जांपल अगर लेने ही वाले हैं तो मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ अपनी छोटी सी, 2 3 4 5 एलिमेंट्स वाली, और उसमें मैं 5 एलिमेंट भर देता हूँ। लेट्स से 1 2 3 4 5 भर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, मुझे इस लिस्ट में आइट्रेट करना है। तो देखते हैं मेरी एरे लिस्ट की क्लास अंदर से कैसी दिखती होगी, उसका कंसेप्चुअल व्यू कैसा दिखता होगा। तो मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, क्लास एरे लिस्ट, और ये इंप्लीमेंट करती होगी हमारी आइट्रेबल को, इंप्लीमेंट्स आइट्रेबल। तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अभी के लिए मैं यहाँ पे जेनरिक्स यूज़ नहीं कर रहा, पर अंदर से सब जेनरिक्स यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कोड हम थोड़ा सिंप्लीफाई रखें, हम समझ अच्छा पाएं, तो मैं अभी के लिए इंटीजर क्लास मान के चलता हूँ। अब इस क्लास के अंदर होता क्या क्या होगा, ऑब्वियसली एरे लिस्ट अंदर से एक एरे यूज़ करती होगी, और अगेन मैंने कहा कि मैं जेनरिक्स अभी यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं मान के चलता हूँ मैं एक इंटीजर का एरे यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास अंदर से होता होगा एक इंटीजर का एरे, लेट्स से ARR। ठीक है, तो लेट्स से प्राइवेट इंटीजर एरे ARR मैंने कुछ इस तरह का डिक्लेयर कर दिया। और उसके अलावा होता होगा उसके पास इसका साइज, तो इंट साइज। ठीक है, तो इसको भी मैं प्राइवेट कर देता हूं। ओके, अब ऑब्वियसली इन सब के बाद इसका एक कंस्ट्रक्टर होगा, उसके पास बहुत सारे मेथड होंगे, ऐड होगा, रिमूव होगा। हम उन सब फंक्शनैलिटीज पे नहीं जाना चाहते, हम देखना चाहते हैं कि ये आइट्रेबल इंटरफेस को कैसे इंप्लीमेंट करता होगा। अब अगर इसको आइट्रेबल को इंप्लीमेंट करना है तो आइट्रेबल के मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा। आइट्रेबल के अंदर कौन सा मेथड है, आइट्रेटर, तो इसका काम होगा आइट्रेटर को ओवरराइड करना। तो हम लिख सकते हैं @override। किसे ओवरराइड कर रहा है, ये आइट्रेटर नाम के मेथड को ओवरराइड कर रहा है, जिसका रिटर्न टाइप है आइट्रेटर। तो मैं लिखूंगा आइट्रेटर आइट्रेटर, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं पब्लिक। ओके, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे दिखती होगी। हमने अभी ऊपर देखा था कि इस मेथड का काम होना चाहिए हमें एक आइट्रेटर नाम का ऑब्जेक्ट लाके देना। अब आइट्रेटर तो ऑब्वियसली एक इंटरफेस है, तो जो भी उस क्लास को इंप्लीमेंट करेगा उसका ऑब्जेक्ट लाके देना है ना। तो ये ला करके देता होगा हमें रिटर्न न्यू, लेट्स से एरे लिस्ट आइट्रेटर, एरे लिस्ट आइट्रेटर। और हमने डिस्कस किया था एरे लिस्ट आइट्रेटर खुद में क्या होगा, एक क्लास होगी जो आइट्रेटर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती होगी। अभी इस एरे लिस्ट आइट्रेटर पे आते हैं, पर आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आइट्रेटर मेथड कैसे काम करता होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये जो एरे लिस्ट आइट्रेटर क्लास है ये कैसे दिखती होगी और कैसे काम करती होगी। तो मैंने अपने कोड को यहाँ पे थोड़ा साइड कर लिया, ठीक है, और हम इस तरफ बनाते हैं अपनी एरे लिस्ट आइट्रेटर को। तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास के क्लास होती होगी एरे लिस्ट आइट्रेटर, एरे लिस्ट आइट्रेटर, जो आपको पता ही है अंदर से इंप्लीमेंट करती होगी किसको, हमारे आइट्रेटर इंटरफेस को। तो इंप्लीमेंट्स आइट्रेटर, और अगर कोई क्लास आइट्रेटर को इंप्लीमेंट करेगी तो उसका काम क्या होगा, आइट्रेटर में जितने भी मेथड्स हैं उनकी एक डेफिनेशन प्रोवाइड करना है ना। तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या करेगी, ये ओवरराइड करेगी हमारे आइट्रेटर मेथड को हैज़ नेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखेगी पब्लिक लेट्स से बूलियन, क्योंकि ये बूलियन रिटर्न करेगा, हैज़ नेक्स्ट, हैज़ नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। और एक और मेथड को ओवरराइड करेगी जिसका नाम होगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक इंटीजर, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ सब कुछ इंटीजर का है, नेक्स्ट, पर जनरली अंदर से ये जेनरिक्स यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखो हमारा जो इनिशियल एरे था वो कुछ इस तरह दिखता था। यहाँ पे अगर मैं अपना एरे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे हमारा एरे कुछ इस तरह दिखेगा कि हमारे पास एलिमेंट थे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो एरे लिस्ट आइट्रेटर है वो इस लिस्ट पे एक एक करके आइट्रेट कर पाए, है ना, तो उसको पता होना चाहिए कि हैज़ नेक्स्ट कैसे पता लगाएगा कि अगला एलिमेंट है या नहीं, या फिर नेक्स्ट अगला एलिमेंट मुझे लाके एक्चुअली कैसे देगा, राइट। तो वो उसे कैसे करेगा, उसके लिए आपको नहीं लगता हमें एरे लिस्ट आइट्रेटर के अंदर एक कर्सर मेंटेन करने की जरूरत है कि अभी हमारी इनिशियल पोजीशन कहाँ है, और अभी हमारी इनिशियल पोजीशन 0 पे होनी चाहिए। आप इमेजिन करो जब हम इस लिस्ट को एक लूप से आइट्रेट करते थे तब भी तो वहाँ पे हम इंडेक्स आई लेते थे, पहले हम उसको 0 पे पॉइंट करते थे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और फिर 4 पे, कुछ इस तरीके से, है ना। तो बेसिकली कहीं यहाँ पे उस पोजीशन को वो मेंटेन करता होगा। तो लेट्स से मैं उसको बोल देता हूँ पोजीशन इक्वल टू करंटली 0 है, तो इंट पोजीशन इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली तो हम सबसे स्टार्टिंग में खड़े होंगे। ओके, तो पोजीशन हो गई 0। अब हैज़ नेक्स्ट कैसे चेक करता होगा अगला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसे चेक करने के लिए इसे बस ये देखना है कि अभी जो मेरी करंट पोजीशन है वो मेरे इस लिस्ट के साइज से कम है या नहीं, राइट। तो अगर मैं इस लिस्ट में इंडेक्सिंग कर दूं
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 1 2 3 4 और इसका साइज क्या हो गया, इसका साइज हो गया 5, है ना। आपको पता ही है जब भी मैं लिस्ट पे डॉट साइज कॉल करता हूँ मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है उसका साइज। तो बेसिकली इस मेथड को देखना पड़ेगा कि जो भी मेरी अभी करंट पोजीशन है वो इस एरे के साइज से छोटी है या नहीं, राइट। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पोजीशन शुड बी लेस देन एरे डॉट साइज, कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना। हमारी जो पोजीशन है वो एरे साइज से कम होनी चाहिए। तो 0 होगी तब भी चलेगा, 1 होगी तब भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी चलेगा। जैसे ही पोजीशन 5 होती है वो हमारे एरे डॉट साइज के बराबर हो जाएगी, यानी कि मेरा पॉइंटर बाहर आ जाएगा और मैं कह दूंगा भैया फॉल्स, नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो हैज नेक्स्ट मेथड है ये चेक करने के लिए कि ये जो पोजीशन है ये कम है इस साइज से, इस एरे के साइज से, इसे एरे के साइज मेथड को एक्सेस करना पड़ेगा। और एरे का साइज मेथड एक्सेस करने के लिए इस एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट मुझे इसके अंदर लाना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कि इस एरे लिस्ट आइटरेटर के अंदर मैं इस एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट रखूँ और ये एरे लिस्ट क्या करे, मुझे इसका ऑब्जेक्ट ला करके दे। यहाँ पे हमारा बहुत बढ़िया काम आएगा नेस्टेड क्लासेस का। क्या हो, मैं इस एरे लिस्ट आइटरेटर को इस एरे लिस्ट क्लास के अंदर ही डाल दूँ तो उसके बाद ये इस एरे को भी एक्सेस कर सकता है, इस साइज को भी एक्सेस कर सकता है, बेसिकली इस एरे लिस्ट के सारे प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है। मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि मेरे को ऑब्जेक्ट्स पास करना पड़े, राइट। इसीलिए तो हमने नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ओके, तो एक काम करते हैं, हम मान के चलते हैं ये जो हमारी पूरी की पूरी क्लास है ये इस क्लास के अंदर आती है एज एन इनर क्लास, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी एरे लिस्ट क्लास के अंदर ही एरे लिस्ट आइटरेटर क्लास को डाल दिया। अब ये इन प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकती है। तो अब इस हैज नेक्स्ट के कोड को बस मुझे इतना लिखना पड़ेगा कि रिटर्न क्या रिटर्न करना है कि क्या पोजीशन लेस देन है हमारे इस साइज से। अब ये साइज नाम का वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, पोजीशन इज लेस देन साइज। अगर ऐसा है तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ये होगा इस हैज नेक्स्ट नाम का इंप्लीमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट नाम का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता होगा। अब नेक्स्ट नाम का मेथड एक्चुअली करता क्या होगा, वो मुझे रिटर्न करता होगा जो भी मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है और कर्सर को एक पोजीशन आगे शिफ्ट करता होगा, बेसिकली हमारे इस पोजीशन वेरिएबल को। तो मैं कुछ ऐसा नहीं लिख सकता, मैं कुछ लिख सकता हूँ कि सबसे पहले मैं एक इंटीजर में ले लूँ, लेट्स से x इक्वल टू मेरा जो करंट पोजीशन है तो एरे ऑफ POS, ठीक है। तो बेसिकली अभी करंटली मेरी पोजीशन है 0, तो एरे ऑफ 0 क्या होगा 1, तो मुझे 1 मिल जाएगा इस x वेरिएबल में। और फिर मैं कर दूं POS को प्लस प्लस, एक पोजीशन प्लस कर दूं और अपना रिटर्न कर दूं x, कुछ इस तरीके से, राइट। अब इन तीनों को थोड़ा ऑप्टिमाइज करके क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं कि रिटर्न ARR ऑफ पोजीशन प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से। तो इसने क्या किया, मुझे करंट ARR ऑफ पोजीशन भी दे दी, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स नोटेशन है तो इसने मुझे पहले 1 लाके भी दे दिया और पोजीशन को एक इंक्रीमेंट भी कर दिया। तो इसने मुझे पहले लाके दिया 1 और फिर हमारी पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई, राइट। तो कुछ इस तरीके की इंप्लीमेंटेशन होती होगी हमारे एरे लिस्ट में। जब हम बोलते होंगे हैज नेक्स्ट, वो चेक करता होगा हमारी करंट पोजीशन साइज से छोटी है या नहीं, और जब हम बोलते होंगे नेक्स्ट, वो मुझे ला करके देता होगा एरे ऑफ करंट पोजीशन और पोजीशन को 1 से बढ़ा देता होगा। अब आपको पता ही है मैं आइटरेट कैसे करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा अपने मेन फंक्शन में, लेट्स से मेरा मेन है, मैं यहाँ पे लिखूंगा मुझे एक आइटरेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए, लेट्स से IT इक्वल टू, लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट बनी होगी लिस्ट, इसको मैं बोलता हूँ लिस्ट। तो मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट आइटरेटर, उसका आइटरेटर मेथड कॉल करूंगा। जैसे ही मैं आइटरेटर कॉल करूंगा मेरा ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा और मुझे वो क्या ला के देगा, इस एरे लिस्ट आइटरेटर यानी कि इस इनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट ला के देगा, जिसको मैं इस IT नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा। और अब मैं अंदर से लिखता हूँ वाइल IT डॉट हैज नेक्स्ट, और जैसे मैं ये लिखता हूँ अंदर से मैं क्या करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन IT डॉट नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से, राइट। अब जैसे ये लूप एग्जीक्यूट होगा देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले कॉल होगा IT डॉट हैज नेक्स्ट, यानी कि ये वाला मेथड कॉल होगा। ये चेक करेगा कि क्या मेरी करंट पोजीशन साइज से कम है, करंट पोजीशन है 0, क्या साइज से कम है, आंसर है ट्रू, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, यानी कि मैं लूप के अंदर आ गया। अब जैसे मैं लूप के अंदर आया मैंने मेथड कॉल करा IT डॉट नेक्स्ट, यानी कि ये वाला मेथड, और IT डॉट नेक्स्ट मुझे क्या करेगा, इस एरे में ये जो इंटरनल एरे है उसकी पोजीशन वाला एलिमेंट ला के देगा और पोजीशन को प्लस प्लस कर देगा, यानी कि मेरे पास स्क्रीन पे आ जाएगा ये वाला एलिमेंट, यानी कि 1 आ गया मेरा स्क्रीन पे, कुछ इस तरीके से, है ना। फिर मेरी पोजीशन यहाँ से हटके अब आ गई है कुछ यहाँ इस वाले एलिमेंट पे, यहाँ मैं नीचे दिखाता हूँ इस वाले एलिमेंट पे, है ना। फिर अगेन IT डॉट हैज नेक्स्ट इसको इंप्लीमेंट करेगा, पोजीशन अभी मेरी करंट 1 है, साइज से कम है, आंसर है ट्रू, यानी कि फिर मैं IT डॉट नेक्स्ट करूंगा और मुझे मिल जाएगा 2, मैं अपनी स्क्रीन पे लिख दूंगा 2 और मेरी पोजीशन दोबारा बढ़ जाएगी और ये होता जाएगा। फिर मेरे को 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा और फाइनली मेरा पॉइंटर या पोजीशन आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ही वो यहाँ पे आ गया यानी कि पोजीशन की वैल्यू हो गई 5, हम चेक करेंगे कि क्या 5 लेस देन है 5 से, आंसर है फॉल्स, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, आई होप आपको समझ आया कि पूरा का पूरा अंदर से कैसे काम करता होगा। अब अगर आप एरे लिस्ट के बारे में समझ गए तो आप खुद ही सोच सकते हो कि लिंक लिस्ट ने अपने आइटरेटर को कैसे इंप्लीमेंट किया होगा, एक बार वो भी देख लेते हैं। अब देखो, हमें पता है लिंक लिस्ट काम करती है नोड्स पे, तो लेट्स से एक नोड हो गया 2, अगला नोड हो गया 3, अगला नोड हो गया 4, अगला नोड हो गया 5, कुछ इस तरीके से, है ना। ये इस पे रैंडम एक्सेस तो है नहीं, इसमें मैं थोड़ी एरे ऑफ पोजीशन प्लस प्लस को रिटर्न कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, अंदर से एरे तो यूज ही नहीं करता, अंदर से ये नोड यूज करता है। तो अगर मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँ अपनी लिंक लिस्ट क्लास को, तो लेट्स से मैं लिखता हूँ लिंक लिस्ट, और ये भी इंप्लीमेंट करती होगी मेरे आइट्रेबल इंटरफेस को, कुछ इस तरीके से। और हमें पता है लिंक लिस्ट क्या करती है, अंदर से खुद एक क्लास बना के रखती है, नोड क्लास। तो हमारे पास एक क्लास होती है नोड, और उसके पास दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारे पास डेटा, तो लेट्स से भी मैं बस इंटीजर मान के चल रहा हूँ, और एक होता है इस नोड नाम का रेफरेंस वेरिएबल नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से, राइट। अब हमें पता है ये जो क्लास होती है स्टैटिक क्लास होती है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टैटिक, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ, स्टैटिक क्लास नोड मैंने यहाँ पे कर दिया। और इसके अलावा इसके पास होता होगा इस नोड नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल, लेट्स से हेड, जो पॉइंट करता होगा मेरे स्टार्टिंग ऑफ दी लिस्ट को, तो लेट्स से हेड मेरा स्टार्टिंग में यहाँ होगा। और अगेन सेम, ये जो मेरी लिंक लिस्ट क्लास है ये इंप्लीमेंट करती है आइट्रेबल को, तो इसको ओवरराइड करना पड़ेगा हमारे आइट्रेटर मेथड को, आइट्रेटर जो कि क्या करता होगा, जो कि रिटर्न करता होगा एक आइट्रेटर नाम का ऑब्जेक्ट, और आइट्रेटर तो क्या है, एक इंटरफेस है, यानी कि कहीं ना कहीं इस आइट्रेटर को ही और इंप्लीमेंट करता होगा और ये उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता होगा, यानी कि ये करता होगा कुछ रिटर्न न्यू लिंक लिस्ट आइट्रेटर, जैसे हमारा एरे लिस्ट आइट्रेटर था, ये रिटर्न करता है लिंक लिस्ट आइट्रेटर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ऑब्वियसली ये लिंक लिस्ट आइट्रेटर क्या होगा, सेम एक क्लास होगी जो इंप्लीमेंट करती होगी आइट्रेटर को, और आइट्रेटर को इंप्लीमेंट करती होगी तो उसके हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट को इंप्लीमेंट करती होगी। तो अभी यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो देखते हैं हमारी लिंक लिस्ट आइट्रेटर अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ तो वो कैसी दिखती होगी। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आप मान लो ये जो लिंक लिस्ट आइट्रेटर है इसके अंदर ही बनी हुई है, तो ये वाला कोड इसके अंदर ही है, तो कुछ ऐसा लिखा होगा क्लास, तो लिंक लिस्ट आइट्रेटर इंप्लीमेंट्स आइट्रेटर। अब अगर ये आइट्रेटर को इंप्लीमेंट कर रही है तो इसको ओवरराइड करना पड़ेगा सबसे पहले हमारे हैज नेक्स्ट को, तो मैं लिख लेता हूं बूलियन हैज नेक्स्ट, ठीक है। और इंप्लीमेंट करना होगा, और लेट्स से इंप्लीमेंट करना होगा नेक्स्ट को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। अब आप सोचो कि जो लिंक लिस्ट आइट्रेटर है कैसे इस लिस्ट में आइट्रेट करता होगा। वो आइट्रेट करने के लिए उसे भी तो एक रेफरेंस वेरिएबल चाहिए जो पहले स्टार्टिंग में होगा और एक एक करके आगे जाएगा, राइट। अब क्योंकि ये जो लिंक लिस्ट आइट्रेटर क्लास है ये एग्जिस्ट करती है हमारी लिंक लिस्ट क्लास के अंदर, ये इस नोड क्लास को भी एक्सेस कर सकती है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इसके पास कुछ लिखा होगा ऐसे, एक नोड नाम का रेफरेंस वेरिएबल, और लेट्स से मैं उसको बोलता हूँ करंट, और वो पॉइंट करता होगा हमारे हेड को, जो जहाँ पे हमारा हेड है तो यहाँ पे होता होगा हमारा इनिशियली करंट एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है। अब आपको पता ही है एक लिंक लिस्ट में मैं हैज नेक्स्ट कैसे चेक कर सकता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि जो मेरा करंट है ये किसी नल को तो पॉइंट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी करंट पॉइंट कर रहा है इसको, फिर करंट अगली बार पॉइंट करेगा इसको, और अगली बार करेगा इसको, अगली बार करेगा इसको, और फिर जब यहाँ से भी मैं बोल दूंगा कि नेक्स्ट को पॉइंट कर, तो हमारा करंट आ जाएगा बाहर, यानी कि किसी नल को पॉइंट कर रहा होगा। तो मुझे बस ये चेक करना है रिटर्न करंट इज नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं करंट लिखता हूँ करंट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर करंट नल नहीं है यानी कि वो मेरे किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा, राइट। ओके, तो हैज नेक्स्ट तो समझ गए भैया। अब लिंक लिस्ट में नेक्स्ट कैसे काम करता होगा तो आपको पता ही है, मुझे बस क्या करना है, अपने इस करंट पॉइंटर का डेटा रिटर्न करना है और इस करंट पॉइंटर को एक इंक्रीज कर देना है। तो बेसिकली मैं काम करता हूँ, पहले इंट में डेटा ले लेता हूँ, डेटा विच इज इक्वल टू जो भी मेरा करंट है उसका डेटा, तो करंट डॉट डेटा। तो जैसे ही मैं करंट डॉट डेटा कॉल करूंगा मुझे क्या मिलेगा 2, ठीक है। तो मैं इसको भी इंटीजर में स्टोर करवा लिया, और फिर मैं करंट को कर दूंगा एक आगे, तो करंट इक्वल टू करंट, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको दिखे, करंट डॉट नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। अब जैसे करंट डॉट नेक्स्ट किया, मेरा करंट शिफ्ट हो गया यहाँ पे, करंट हो गया यहाँ पे, और यहाँ से ये हट गया, ठीक है। और फाइनली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ रिटर्न मेरा डेटा, कुछ ऐसे। तो बेसिकली जो इंप्लीमेंटेशन है मेरी यहाँ तक आ जाएगी, राइट। इस तरीके से मैं अपने नेक्स्ट को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो अब जब मैं अपना मेन मेथड में कोड लिखूंगा सेम कि वाइल it डॉट हैज नेक्स्ट, मेरा कॉल करते रहो it डॉट नेक्स्ट,
राइट। हम यही कोड लिखते हैं। तो आपको पता है कोड कैसे चलेगा। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में IT डॉट हैज नेक्स्ट ट्रू है, आंसर है येस। IT डॉट नेक्स्ट हमारे को मिल जाएगा 2 और हमारा करंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर हमें मिलेगा 3, हमारा करंट यहाँ आ जाएगा, फिर 4 मिलेगा, फिर करंट यहाँ आ जाएगा और फिर फाइनली हमें 5 मिल जाएगा और हमारा पूरा का पूरा लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल पॉसिबल हो पाएगा यूजिंग दिस, राइट। तो हम ये भी समझ गए कि हमारा लिंक लिस्ट का आइटरेटर कैसे काम करता होगा। अब हमने एरे लिस्ट का देख लिया, लिंक लिस्ट का देख लिया। आपको इसके फायदे समझ आ रहे होंगे कि हर क्लास ने क्या किया हुआ है, अपने अपने आइटरेटर्स को इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है कि उनका हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट कैसे कॉल होगा और हमें बस क्या करना पड़ता है, उस आइटरेटर को कॉल करना पड़ता है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज हुआ है, हम बस उसमें आइटरेट कर पाते हैं। अब हम मोटा मोटा सोच सकते हैं कि हमारा जो सेट है या हमारा जो मैप है वो अंदर से कैसे चलते होंगे। अब सेट या मैप हमेशा किस में काम करते हैं, वो काम करते हैं हैशेस के बेसिस पे, यानी कि वो डेटा किसी ऑर्डर्ड फैशन में स्टोर तो करते नहीं है। तो बेसिकली उसका आइटरेटर अंदर से कैसे लिखता होगा, हो सकता है उसका आइटरेटर बकेट बाय बकेट ट्रैवल करता हो। तो लेट्स से ये एक बकेट है B1, ये एक बकेट है B2, ये B3 है, ये B4 है और हमें पता है हर बकेट में क्या होता है, कोई वैल्यू होती है। अब या तो अगर उसने चेनिंग इंप्लीमेंट की होगी तो एक बकेट में मल्टीपल वैल्यू भी होती होगी, राइट, ये भी हमने देखा था। तो हो सकता है उसका आइटरेटर अंदर से बकेट बाय बकेट और एलिमेंट बाय एलिमेंट जाता हो। तो सबसे पहले पहली बकेट का पहला एलिमेंट, फिर उसका दूसरा एलिमेंट, फिर दूसरी बकेट का पहला एलिमेंट, फिर उसका दूसरा एलिमेंट, कुछ इस तरीके से, राइट। सेम आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास जो ट्री सेट होगा या ट्री मैप होगा और ये अंदर से क्या इंप्लीमेंट करते हैं, ये अंदर से BST बाइनरी सर्च ट्री इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर मैं इनका आइटरेटर कॉल करूंगा तो हो सकता है ये मुझे अंदर से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल देता हो, राइट। और सेम हमारा जो क्यू है या स्टैक है, हमें पता है क्यू स्टैक अंदर से इंप्लीमेंट कैसे होते हैं, यूजिंग एरे ही होते हैं, यानी कि एरे लिस्ट बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो अगर अंदर से ये एरे लिस्ट यूज कर रहे हैं तो इनका आइटरेटर क्या करता होगा, इनका आइटरेटर उस अंडरलाइंग एरे के एक एलिमेंट को ला करके मुझे दे सकता होगा, जैसे कि हमने एरे लिस्ट में किया था। अब इतना कुछ सीखने के बाद एक काम करते हैं ना, अपना खुद का एक आइटरेटर बना के देखते हैं। हमें खुद की क्लास बनाएंगे एक कलेक्शन टाइप की और देखेंगे कि हम इसमें खुद का आइटरेटर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने demo2.java करके एक फाइल बना रखी है और हमारा काम है खुद का आइटरेटर इंप्लीमेंट करना, ठीक है, ताकि हम चीजें ज्यादा बेटर समझ पाए। ओके, अब क्योंकि हम खुद की एक कलेक्शन बनाना चाहते हैं, खुद की एक ऐसी क्लास बनाना चाहते हैं जो एक कंटेनर का काम करे, यानी कि मल्टीपल चीजों को होल्ड करे, है ना। तो लेट्स से मैं बहुत सारे नेम्स को होल्ड करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं क्लास लिख सकता हूँ लेट्स से नेम कंटेनर, कुछ इस तरीके से। नेम कंटेनर मतलब कुछ नहीं है, बहुत सारे नेम्स को होल्ड करेगा। तो अंदर से ना मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग का एक एरे यूज कर लूंगा। तो स्ट्रिंग एरे लेट्स इसको मैं बोल लूंगा ARR और इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे प्राइवेट रख लेता हूँ और मैं इसका साइज रख लेता हूँ। तो प्राइवेट इंट साइज, कुछ इस तरीके से। अब ये जो मेरा एक नेम कंटेनर है इसका मैं दे देता हूँ एक हमारा कंस्ट्रक्टर जो क्या करेगा, जो मुझसे लेगा एक लेट्स से स्ट्रिंग का एरे खुद से। तो स्ट्रिंग एरे ARR और उसको मैं इस एरे में साइन कर दूंगा। तो दिस डॉट ARR इक्वल टू ARR, कुछ इस तरीके से। अब इस ARR की जगह ना हम लेट से लिखते हैं नेम्स, क्योंकि अब ये नेम्स का एरे है तो नेम्स ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है। नेम्स यहाँ पे भी नेम्स कर देते हैं और यहाँ पे भी नेम्स कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो मेरा नेम कंटेनर है ये एक तरह से अंदर से एक एरे यूज कर रहा है ना, तो इसके पास भी बहुत सारे मेथड होने चाहिए। तो गेट नेम हो सकता है या फिर एक सेट नेम हो सकता है या फिर आप समझ ही गए होगे कि एक लेट्स से मेरे को कहीं बीच में नेम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट नेम हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, बहुत सारे मैं बहुत सारे मेथड ला के दे सकता हूँ। पर अगेन अभी हम उन मेथड्स की बात नहीं कर रहे, हमें तो आइटरेटर इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो लेट्स से मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ इम्प्लीमेंट्स आइटरेबल, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। अभी क्योंकि जेनरिक्स यूज करता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ अंदर से, राइट। तो इंप्लीमेंट आइटरेबल इंटरफेस यूजिंग स्ट्रिंग, ठीक है। अब जैसे ही मैंने किया मेरे पास एरर आ गया, टाइप नेम कंटेनर मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड मेथड। तो अब जाते हैं और इस आइटरेबल के आइटरेटर नाम के मेथड को ओवरराइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा @override पब्लिक, मुझे क्या रिटर्न करना है, एक आइटरेटर नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, आइटरेटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग और मेथड का नाम है आइटरेटर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आइटरेटर क्या है, आपको पता है कि इंटरफेस है, मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो मुझे इस आइटरेटर को भी ओवरराइड करना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा क्लास के थ्रू। अब मेरे को एक और चीज़ करनी पड़ेगी, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा इसको इंपोर्ट। ओके, तो मेरा एरर चला गया। अब मुझे लेट से कुछ रिटर्न करना है, मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे आपको पता ही है इस आइटरेटर नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। और आइटरेटर तो खुद एक इंटरफेस है, यानी कि एक क्लास जो इस आइटरेटर को इंप्लीमेंट करेगी उसके मेथड ओवरराइड करेगी उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ ऐसा रिटर्न न्यू नेम कंटेनर आइटरेटर, कुछ ये रिटर्न करना है, नेम कंटेनर आइटरेटर, इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। ये क्लास तो अभी तक मैंने बनाई नहीं है, तो अब जाते हैं और हम इस क्लास को बनाते हैं। और मैंने क्या कहा था, हम इस क्लास को कैसे बनाएंगे, एज अ नेस्टेड क्लास। तो मैं इसको एज अ प्राइवेट रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस नेस्टेड क्लास को और किसी को एक्सेस मुझे नहीं देना, मुझे इस क्लास को प्राइवेट रखना है ताकि ये इन वेरिएबल्स के साथ काम कर पाए। तो प्राइवेट क्लास
नेम कंटेनर आइटरेटर, ओके कुछ इस तरीके से। और ये क्या करता है, ये इम्प्लीमेंट्स करता है आइटरेटर इंटरफेस को, आइटरेटर यूजिंग स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो मेरे यहाँ से एरर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि मैंने अगर आइटरेटर को इंप्लीमेंट किया है तो मुझे इसके मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा कौन सा मेथड आता है, हैज़ नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं ओवरराइड करूंगा अपने हैज़ नेक्स्ट मेथड को, तो पब्लिक बूलियन हैज़ नेक्स्ट कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ @override, ओके। और एक और मेथड को ओवरराइड करूंगा मैं जिसका नाम होगा हमारा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट। और उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ऑब्वियसली स्ट्रिंग टाइप का होगा क्योंकि पूरा स्ट्रिंग में काम कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, ओके। अब क्योंकि ये प्राइवेट क्लास है तो इसके पास एक्सेस है इन प्राइवेट मेंबर्स का, है ना। अब मैंने क्या कहा था, एक एरे में मैं हैज़ नेक्स्ट कैसे चेक कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे एक पोजीशन चाहिए। तो मैं काम करता हूँ इंट pos पोजीशन = 0 कुछ ऐसे रख लेता हूँ, और ये मेरा प्राइवेट वेरिएबल है तो उसको मैं प्राइवेट बना लेता हूँ। ठीक है, अब हमें बताइए हैज़ नेक्स्ट कैसे इंप्लीमेंट होगा। ये रिटर्न करता होगा, रिटर्न जो भी हमारी पोजीशन है वो कम होनी चाहिए किससे, इस एरे की लेंथ से। इस एरे की लेंथ क्या है, यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, तो पोजीशन शुड बी लेस देन साइज। अगर ये ट्रू है तो हैज़ नेक्स्ट ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। अब यहाँ पे साइज को मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट्स से दिस डॉट साइज = दिस डॉट नेम्स डॉट लेंथ। उसके अंदर हमारे पास लेंथ नाम का प्रॉपर्टी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब मेरे को करना है नेक्स्ट को इंप्लीमेंट, और मुझे नेक्स्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा हमें पता ही है, हम लिख सकते हैं सिंपली रिटर्न हमारे एरे का नाम है नेम्स ऑफ POS++, कुछ इस तरीके से। ये तो अपने एरे लिस्ट में देखा ही था। अब देखो मेरे को कोई एरर नहीं आ रहा, मेरी पूरी मैंने एक पहले नेम कंटेनर क्लास बनाई जो इंप्लीमेंट करती है आइटरेबल को। ठीक है, उसमें एक आइटरेटर नाम का मेथड लिखा जो रिटर्न करेगा मेरे नेम कंटेनर आइटरेटर को, और ये रही मेरी नेम कंटेनर आइटरेटर की क्लास जो इंप्लीमेंट करती है आइटरेटर को, और यहाँ पे उसके मेथड है हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट। ओके, अब चलते हैं अपनी मेन क्लास के अंदर और देखते हैं कि इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ लेट्स से नेम कंटेनर का एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से कंटेनर = न्यू नेम कंटेनर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मेरे को एक स्ट्रिंग पास करनी है। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ नेम्स की, तो स्ट्रिंग नेम्स = और लेट्स से मैं उनको डायरेक्टली ही यहीं पे दे देता हूँ। एक हो गया नाम आदित्य, एक हो गया नाम रोहित, एक हो गया नाम रोहन, एक हो गया लेट्स से मोनू, कुछ इस तरीके से बहुत सारे नाम दे दिए, और इस नेम्स को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कंटेनर के आइटरेटर को कॉल करना है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ आइटरेटर ऑफ स्ट्रिंग, मुझे मिलेगा IT = कंटेनर डॉट आइटरेटर। ओके, तो मुझे आइटरेटर मिल गया होगा। अब मुझे क्या करना है, मेरे को बस यहाँ पे लूप थ्रू करना है व्हाइल IT डॉट हैज़ नेक्स्ट। मेरे को क्या करना है, स्क्रीन पे प्रिंट करना है system.out.println IT डॉट नेक्स्ट कुछ इस तरीके से, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे सारे नाम स्क्रीन पे प्रिंट हो जाने चाहिए। हो गए, आदित्य, रोहित, रोहन, मोनू, बिल्कुल सही। यानी कि मेरा मेथड बिल्कुल सही है, मेरा कोड बिल्कुल सही है। अब देखो मैं ना इसमें थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ। क्या हर बार पहले मैं रिटर्न करूँ न्यू नेम कंटेनर आइटरेटर और फिर एक इंटरनल क्लास बनाऊँ, राइट। जबकि मुझे पता है ये इंटरनल क्लास ना कभी यूज नहीं होने वाली दोबारा, एक ही बार इसका यूज है, इसके बाद इसका कोई यूज नहीं है। ये बस हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट को ओवरराइड करती है, बार बार तो मुझे इसको चेंज करना नहीं होगा। और हमें पता है कि ऐसी क्लास जो सिर्फ एक ही बार यूज हो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग एनोनिमस क्लास, है ना। तो क्या हो अगर मैं रिटर्न न्यू नेम कंटेनर आइटरेटर ना करके यहीं पे एक एनोनिमस क्लास बना दूं, तो क्या मतलब, मैं सिंपली लिखूं रिटर्न न्यू आइटरेटर और यहाँ पे एक अपना एनोनिमस क्लास का कोड खोला, और ये सारे मेथड्स जो मैंने यहाँ बनाए थे उसको मैं यहाँ डिक्लेयर कर दूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो मुझे कोई एरर नहीं आया। अब इस नेस्टेड क्लास को जाके मैं यहाँ से हटा सकता हूँ कुछ ऐसे। तो अब देखो मेरा कोड कितना छोटा हो गया। मेरे पास एक नेम कंटेनर है जो इंप्लीमेंट करता है आइटरेटर को, और वो कैसे इंप्लीमेंट करता है, सीधा एनोनिमस क्लास के थ्रू। और अगर अभी भी मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास सेम आउटपुट आना चाहिए, बिल्कुल आदित्य, रोहित, रोहन, मोनू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। अब देखो हमें एक प्रॉब्लम समझ आ रही है कि जो मेरा कोड है ना आइटरेटर का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले मैं लिखूंगा कंटेनर डॉट आइटरेटर, उसको एक आइटरेटर नाम के वेरिएबल में लूंगा, और फिर लूप चलाऊंगा IT डॉट हैज़ नेक्स्ट और फिर IT डॉट नेक्स्ट। बहुत वर्बोस कोड है ना। तो जावा ने भी सोचा हाँ यार ये वर्बोस तो है, और इसलिए जावा ने क्या किया, हमें एक नई चीज ला करके दी जिसको हम बोलते हैं
एनहेंस्ड फॉर लूप, इसका दूसरा नाम है फॉर ईच लूप, राइट। ये आपने कई बार देखा होगा, हम एनहेंस्ड फॉर लूप का कई बार यूज करते हैं, है ना, पर हमें कभी यही नहीं पता था कि एनहेंस्ड फॉर लूप और कुछ भी नहीं है, हमारे इस आइटरेटर कोड के ऊपर एक शुगर कोटिंग है। तो बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेट्स से फॉर स्ट्रिंग नेम इन अपना कंटेनर, ये जो मेरा कंटेनर है, और मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पे मैं लिख सकता हूं नेम, कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं इसको कमेंट भी कर दूं ऐसे, तो भी ये मेरा कोड चल जाएगा। देखो अगर मैं इसको चला के देखूं तो देखो आदित्य, रोहित, रोहन, मोनू अभी भी प्रिंट हो गया, राइट। इसका मतलब ये कि जो मेरा एनहेंस्ड फॉर लूप है ना, जब मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो कंपाइलर इसको अंदर से इस वाले कोड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये कोड बहुत वर्बोस है। तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, अंदर से जेवीएम के पास यही वाला कोड जाता है। तो एनहेंस्ड फॉर लूप कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर की एक शुगर कोटिंग है। तो आप चाहो तो इसको हटा दो। अब देखो हमारा कोड कितना साफ लग रहा है, हमने बस लिखा स्ट्रिंग नेम इन कंटेनर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन नेम। अब ये प्रूव करने के लिए कि ये जो एनहेंस्ड फॉर लूप है ये कुछ नहीं है, बल्कि अंदर से इस तरह कन्वर्ट हो जाता है, मैं काम करता हूं, मैं अपनी इस क्लास के अंदर से ये सारा आइटरेटर का कोड हटा देता हूं और मैं ये इंप्लीमेंट्स भी हटा देता हूं, ठीक है। तो अब हमारी ये जो नेम कंटेनर है ना, एक सिंपल क्लास बन के रह गई है, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग नेम्स नाम का एरे है, ठीक है, और उसके अंदर एक साइज वेरिएबल है, और हमने अपने कंस्ट्रक्टर में क्या किया हुआ है, एक नेम्स का एरे लिया हुआ है और अपने इस नेम्स में उसको डाला हुआ है, सिंपल, और कुछ भी नहीं मैं कर रहा। जैसे मैं करूंगा देखो यहाँ पे मेरे को एरर आ जाएगा, और एरर क्या आएगा, कैन ओनली आइटरेट ओवर एन एरे और एन इंस्टेंस ऑफ आइटरेबल। मैं सिर्फ तभी आइटरेट कर पाऊंगा अगर आप एक एरे मुझे दोगे या फिर एक आइटरेबल का इंस्टेंस दोगे, इसलिए मेरा ये कोड नहीं चलेगा, यानी कि मुझे ये लिखना ही पड़ेगा, इंप्लीमेंट्स आइटरेबल और आइटरेटर को ओवरराइड करना पड़ेगा, अब जाकर के यही मेरा कोड चल पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सब समझ आ गया तो मुझे कुछ और चीजें बतानी है कि ये जो हमारा आइटरेबल इंटरफेस था, आइटरेबल, और दूसरा था आइटरेटर, ठीक है। अब हमें देखना है कि इनमें कौन कौन से मेथड होते हैं। अभी तक तो हमने आइटरेबल के एक ही मेथड की बात की थी, जो कि था आइटरेटर, और ये हमें पता है क्या करता है, ये हमें इस आइटरेटर नाम का ऑब्जेक्ट लाके देता है। आइटरेटर खुद एक इंटरफेस है, तो जो भी इसको इंप्लीमेंट करता होगा उसका ऑब्जेक्ट लाके देता है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास दो और मेथड होते हैं, एक होता है फॉर ईच और एक होता है स्प्लिट आइटरेटर, ठीक है। अब ये जो फॉर ईच है ये हम पढ़ेंगे जब हम फंक्शनल इंटरफेस को पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें तभी समझ आएगा क्योंकि इसमें लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज करते हैं जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। और स्प्लिट आइटरेटर अगेन एक एडवांस मेथड है जो कि हमें तभी समझ आएगा जब हम स्ट्रीम्स को समझेंगे, ठीक है। इसलिए अभी के लिए हमने इन दोनों को इग्नोर किया और हमने बस एक ही मेथड समझा जो कि था आइटरेटर, जो हमें एक आइटरेटर लाके देता है। अब ये जो हमारी आइटरेटर क्लास थी, इसके पास हमने देखा था एक होता है हैज नेक्स्ट, एक होता है नेक्स्ट, हमने ये दोनों मेथड देखे थे। इसके अलावा इसके पास एक और मेथड होता है रिमूव, यानी कि आप किसी लिस्ट से या किसी भी कंटेनर से किसी एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हो। तो जब आप कुछ ऐसे लिखते हो, आइटरेटर IT इक्वल टू लेट्स से लिस्ट डॉट आइटरेटर, आप कुछ ऐसा कोड लिखते हो, आप उसका आइटरेटर मेथड कॉल करते हो, आपको आइटरेटर मिलता है IT, और फिर आप लिखते हो वाइल IT डॉट हैज नेक्स्ट, और इसके अंदर आप लिख देते हो, प्रिंट करते हो IT डॉट नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। आप ये करते करते IT डॉट रिमूव भी कॉल कर सकते हो और आपका एक एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। कौन सा एलिमेंट, जैसे हमारे पास एक लिस्ट थी 2 3 4, आपका IT अभी यहाँ पे है, आपने कहा IT डॉट नेक्स्ट, आप आगे बढ़े, आप यहाँ पे आ गए, IT यहाँ पे आ गया। अब जब आप लिखोगे IT डॉट रिमूव, आपका पिछला एलिमेंट इस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, हमारे पास रिमूव नाम की फंक्शनैलिटी भी आइटरेटर में होती है। अब आप सोचो हमारे पास अगर रिमूव है तो ऐड क्यों नहीं है, हम ऐड भी तो कर सकते हैं एलिमेंट को। पर आप सोचो क्या इतना सिंपल है एलिमेंट को ऐड करना। अगर मेरे पास एक एलिमेंट की लिस्ट है, लेट्स से 2 3 और 4, ओके। अब आप सोचो अगर IT डॉट ऐड नाम का मेथड होता और मैं एक लिस्ट में हूं, तो मैं यहाँ पे अगर लेट्स से यहाँ पे खड़ा हूँ, IT यहाँ पे है, ठीक है, और मैंने लिख दिया IT डॉट ऐड, तो आप कहोगे भैया यहाँ बीच में एक एलिमेंट ऐड कर दो, लेट्स से 5, तो मेरा एरे हो जाएगा 2 3 5 4, कुछ इस तरीके से। क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही, पर आप सोचो आइटरेटर को इंप्लीमेंट कौन करता है, वो क्लास इंप्लीमेंट करती है जिसमें आइटरेटर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो आप सोचो ये हमारी लिस्ट ना होकर के अगर एक सेट होता, और आपको पता है सेट में वैल्यू तो कहीं भी जा सकती है, पर आप अभी खड़े हो यहाँ पे IT, और लेट्स से आपने लिखा IT डॉट ऐड और आपने 1 ऐड किया 1,
तो ज़रूरी थोड़ी है कि 1 आपके इस एलिमेंट के बाद ही ऐड हो सकता है वो कहीं पहले ऐड हो जाए, उसका जो हैश है वो इस तरह निकले कि वो यहाँ पे आके ऐड हो जाए, पर आपका आईटी तो उसे कभी प्रिंट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका आईटी आगे निकल गया या उस बकेट से आगे आ चुका है ना। तो ऐड नाम की फंक्शनैलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी किसी भी आइटरेटर में, इसलिए उसको वहाँ नहीं रखा गया, राइट। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब अगर आपको ऐड नाम की फंक्शनैलिटी चाहिए ना, तो आपको मिलेगी जरूर लिस्ट आइटरेटर में। और लिस्ट आइटरेटर कहाँ होता है? लिस्ट आइटरेटर होता है लिस्ट के अंदर। वो हम तब देखेंगे जब हम लिस्ट इंटरफेस को अच्छे से समझेंगे, पर अभी के लिए आप समझो बस ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जिसका नाम है फॉर ईच रिमेनिंग। जैसे यहां पे है फॉर ईच, यहां पे है फॉर ईच रिमेनिंग। अगेन इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम फंक्शनल इंटरफेस को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने demo3.java करके एक फाइल ली हुई है, क्योंकि यहाँ पे हम एक नया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। अब कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन क्या होती है? देखो, हम एक काम करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लेट्स से लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब अगेन मुझे एरे लिस्ट को इंपोर्ट करना था, वो तो हो गया अपने आप ही। अब इस लिस्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, हमने इसको भी इंपोर्ट कर लिया, ओके। और एक काम करते हैं, सिंपली यूटिल डॉट स्टार इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हमें कुछ और इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। स्टार का मतलब आपको पता ही है, उस पैकेज के सारी क्लासेस इंपोर्ट कर लो, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या कहा, इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। लेट्स से 1 ऐड किया, 2 3 4 5, कुछ और भी ऐड कर लेते हैं। लेट्स से 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से मैंने 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स ऐड कर लिए। अब आपको पता है हम इसका आइटरेटर कैसे लिखते थे? हम लिखते थे आइटरेटर IT। हमें मिलेगा कैसे? जब हम इस लिस्ट पे कॉल करेंगे आइटरेटर मेथड, आइटरेटर वो हमें एक आइटरेटर ला के देगा। और अगेन ये आइटरेटर किस टाइप का होगा? लेट्स से ये होगा हमारे इंटीजर टाइप का, इंटीजर, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस इंटीजर पे लूप थ्रू कर सकता हूँ। तो वाइल IT डॉट हैज नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन IT डॉट नेक्स्ट, ओके, कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तो मेरा 1 से 5 तक हाँ एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, ओके। अब लेट से मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कोड लिखा, मैंने डायरेक्टली प्रिंट नहीं किया, मैंने पहले इंट में इसकी वैल्यू ली, इंट वैल्यू इक्वल टू IT डॉट नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। और मैंने लिखा कि इफ वैल्यू इज इक्वल टू 3, तो आप कर दो लिस्ट डॉट रिमूव वैल्यू, लेट्स से कुछ इस तरीके से, ठीक है। लिस्ट डॉट रिमूव वैल्यू क्या करता होगा आपको पता है, लिस्ट में एक मेथड है रिमूव, वो जाकर के इस 3 को इस लिस्ट से निकाल देता होगा, कुछ इस तरीके से। और लेट्स से इसके बाद जब ये सब हो जाए तब मैं प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू को, कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि IT डॉट नेक्स्ट मैंने पहले ही वैल्यू में कनेक्ट कर लिया, मैंने चेक किया इस वैल्यू इक्वल 3 है तो लिस्ट को रिमूव कर दो। तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, मैंने कहा कि जब मैं इस लिस्ट में ट्रैवर्स कर रहा हूं यूजिंग अपना आइटरेटर, मैंने उस लिस्ट को चेंज कर दिया, उस लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया। अगर ऐसा होगा तो मेरा आइटरेटर कहेगा कि मैं इस लिस्ट में लूप थ्रू नहीं कर सकता क्योंकि ये लिस्ट ओवरराइड हो चुकी है, ये लिस्ट चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो जब मैं अब इस कोड को अगर रन करूंगा तो मेरे पास एक एक्सेप्शन आएगी जिसका नाम है कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। और वो देखो कब आई, उसने 1 2 3 प्रिंट करा, यहां तक मेरी वैल्यू सही से प्रिंट हुई होगी, राइट। उसके बाद ये वाला इफ स्टेटमेंट रन हुई होगी कि वैल्यू इक्वल 3 है, अगर है तो लिस्ट से रिमूव कर दो। जैसे ही मैंने रिमूव किया, मेरे आइटरेटर ने पकड़ लिया कि भैया मेरी जो स्टार्टिंग की लिस्ट थी वो चेंज हो गई, और अगर वो चेंज हो गई तो उसने मेरे को एरर थ्रो कर दिया कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। इस लिस्ट पे मैं और काम नहीं कर सकता क्योंकि मॉडिफाई हो गई है, मुझे नहीं पता कौन सा एलिमेंट निकला है, क्या मैंने उसको आइटरेट किया है या नहीं किया, वगैरह वगैरह। लिस्ट में आपको सिंपल लग रहा होगा सुनने में कि जहां तक वो चला गया वहां तक आइटरेट कर लिया, पर सेट के केस में इमेजिन करो, सेट में एलिमेंट कहीं से भी रिमूव हो सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं, तो हो सकता है उसने वो प्रिंट कर दिया पर आपने वो रिमूव कर दिया। तो समझ लो क्या दिक्कत हो सकती है, आइटरेटर को ये पता ही नहीं होगा कि मुझे डील कैसे करना है। तो आइटरेटर यहाँ पे क्या करता है, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन देता है, इसको हम बोलते हैं फेल फास्ट, कि जब भी तेरे को लगे कि लिस्ट चेंज हो गई है अपने आप फेल कर जा, रादर देन अज्यूमिंग थिंग्स, है ना, ये सेफ रहता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि भैया इतना तामझाम क्यों। सबसे पहले कोई भी कलेक्शन इस आइटरेबल इंटरफेस को ओवरराइड करेगा या इंप्लीमेंट करेगा, और ये आइटरेबल इंटरफेस आपको ऑब्जेक्ट देगा किसका, आइटरेटर का, एक आइटरेटर ला के देगा आपको। आइटरेटर खुद एक इंटरफेस है ना, यानी कि इसको भी कुछ ओवरराइड करता होगा। अगर मैं लिस्ट का एग्जांपल दूं तो हमने देखा था लेट्स से एरे लिस्ट आइटरेटर, कुछ ऐसी एक क्लास होगी, है ना,
जिसको ओवरराइड करती होगी। तो मैं लिख देता हूँ ये है हमारा इंटरफेस, ये भी हमारा इंटरफेस, और इसको हमने किसी क्लास से एक्सटेंड करा लिया, लेट से एरे लिस्ट, कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये हमारा होता है जनरली एरे लिस्ट के अंदर एक मेथड होता है आइट्रेटर, और वो मेथड कहाँ से आता है, वो मेथड आता है हमारी पेरेंट इंटरफेस आइट्रेबल से, और ये आइट्रेटर मुझे एरे लिस्ट आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट देता है, और उस ऑब्जेक्ट पे मैं हैज नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट या फिर रिमूव ये तीनों कॉल कर पाता हूँ, राइट। कोई दिक्कत नहीं होती। पर इतना तामझाम क्यों? क्या मैं सीधा एरे लिस्ट को आइट्रेटर के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता? व्हाट इफ मैं अपने कोड में लिख दूं क्लास एरे लिस्ट, लेट्स से एरे लिस्ट इंप्लीमेंट्स आइट्रेबल, सॉरी आइट्रेटर, अगर मैंने डायरेक्ट लिख दिया आइट्रेटर, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अब तो भाई काम आसान नहीं हो गया, मुझे सीधा बस हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट की इंप्लीमेंटेशन देनी होगी, राइट। मेरा काम हो जाएगा। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे मैं बस बोलता हूँ हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट की इंप्लीमेंटेशन दो, हम कभी रिमूव की नहीं देते, क्योंकि वो दे भी सकते हो नहीं भी, वो हमेशा हमारा डिफ़ॉल्ट मेथड है, यानी कि वो डिक्लेयर्ड है पहले से आइट्रेटर इंटरफेस के अंदर, डिफाइन है बेसिकली। तो अगर हम उसकी नहीं भी देंगे तो चलेगा, हमें बस इन दोनों की इंप्लीमेंटेशन देना ज़रूरी होता है। ओके, तो मुझे ये करना पड़े अगर, तो मेरा काम आसान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ओके, क्या प्रॉब्लम है भैया? देखो सबसे पहले बताता हूँ मैं एक छोटी प्रॉब्लम, वो है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स की, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड है ना वो क्लीन हो और एक क्लास की एक ही जिम्मेदारी हो। इसी प्रिंसिपल को हम लो लेवल डिजाइन में भी पढ़ते हैं, जब हम सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, कि एक क्लास की एक ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ ये जो हमारा एरे लिस्ट है या लिंक लिस्ट है या सेट हैश सेट, जो भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनका काम होना चाहिए डेटा को स्टोर करने का, राइट, ना कि डेटा में एक्सेस कैसे करना है इस चीज का। बेसिकली जो हमारी कलेक्शंस है उसको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, डेटा स्टोरिंग के ऊपर, कुछ इस पे, राइट। उसको ये फोकस नहीं करना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट एलिमेंट पे कैसे मूव होना है। अगर इसने आइट्रेटर को इंप्लीमेंट किया तो उसको फोकस करना पड़ेगा हैज नेक्स्ट पे या नेक्स्ट पे। अब आप सोचो इसको आइट्रेटर को भी इंप्लीमेंट करने की क्यों जरूरत है? व्हाट इफ मैं इसको भी हटा दूं? क्योंकि अगर हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट मैं इसी में डिफाइन कर दूं तो मैं क्यों चाहूंगा एक आइट्रेटर नाम का इंटरफेस ऊपर से है, राइट। इसी रीजन की वजह से मैं चाहूंगा ताकि सेपरेशन ऑफ कंसर्न बना रहे। कंटेनर का काम या कलेक्शन का काम होना चाहिए डेटा स्टोरिंग का, और कोई और क्लास की जिम्मेदारी होनी चाहिए उस डेटा पे मूवमेंट करने का। अब वो मूवमेंट होगी कैसे? आइट्रेबल कहता है कि जो भी क्लास आइट्रेट हो सकती है वो मुझे इंप्लीमेंट करेगी। तो एनी क्लास दैट इज आइट्रेबल वो मुझे इंप्लीमेंट करेगी, और मैं क्या करूंगा, मैं उसमें एक मेथड दूंगा आइट्रेटर। जैसे ही आप उस मेथड को कॉल करोगे आपको आपका आइट्रेटर मिल जाएगा, उस आइट्रेटर का यूज करो और अपनी कंटेनर में आइट्रेट करो, ठीक है। अब ठीक है भैया ये तो समझ गए, पर लेट से मुझे इसे इतना फोकस ही नहीं है सेपरेशन ऑफ कंसर्न से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आइट्रेटर में हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट होता ही है, मैं सीधा करूंगा इंप्लीमेंट्स आइट्रेटर और उसके हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट को ओवरराइड मैं करता ही हूं, तो मैं उसको ओवरराइड कर लूंगा। मुझे आइट्रेबल बीच में क्यों चाहिए? अब आता है दूसरा रीजन जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, मोर देन हमारा कोड क्लीन दिखे उससे, क्योंकि यहाँ पे एरर आ जाएगा। और वो एरर क्या है? तो देखो इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए ना मैंने अगेन दोबारा से अपना एक कोड लिखा माई एरे लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक ब्रैकेट आएगा, ओके। और मैंने क्या किया, मैंने सारे जो मेथड थे हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट इसी के अंदर डिक्लेयर कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता सेपरेशन ऑफ कंसर्न से, मैं चाहता हूँ मेरी एरे लिस्ट डेटा को स्टोर भी करे और डेटा में आइट्रेट भी करे, खुद से उसका काम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई आइट्रेटर कोई इंटरफेस नहीं लिया। मैंने कहा फायदा क्या है, अगर मैं सब कुछ इसी में डिफाइन कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसे एक इंटरफेस की जरूरत ही क्यों है? मैंने हैज नेक्स्ट भी इसमें डिफाइन कर दिया और नेक्स्ट भी डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे अब मेरी सोच ये है कि कोई भी जो कंटेनर होगा ना उसका खुद का काम होगा हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट को इंप्लीमेंट करना, राइट, ताकि मैं किसी में भी आइट्रेट कर सकूं। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पोजीशन नाम का एरे लिया इंटरनली जो 10, 20, 30 3 वेरिएबल स्टोर करता है, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। एक साइज है 3 का, और क्योंकि आपको पता ही है अगर मुझे इसमें आइट्रेट करना है तो मुझे एक पोजीशन चाहिए होगी, करंट पोजीशन जो कि अभी 0 पे है। और बाकी हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट तो बिल्कुल सिंपल इंप्लीमेंटेशन है जो हमने पहले देखा था कि हैज नेक्स्ट क्या करेगा, इफ पोजीशन लेस देन साइज तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। और नेक्स्ट क्या करेगा, इस एरे में यहाँ पे मैंने पोजीशन लिखा हुआ है, ये गलत है, इसका नाम है ARR, इसका नाम है ARR, हाँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सीधा ARR ऑफ पोजीशन प्लस प्लस रिटर्न कर दिया, ठीक है, जो कि हमने एरे में देखा था, ओके। अब यहाँ पे पहली प्रॉब्लम तो मुझे समझ आ रही है कि अगर मेरी एक बार पोजीशन अपडेट हो गई तो वो वापस से 0 पे कैसे सेट होगी। तो बेसिकली अगर मैंने अपनी इस माई एरे लिस्ट का मान लो एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से माई एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया L = न्यू
माई एरे लिस्ट, आप मान लो वो मैंने डिक्लेयर कर दिया। और मान लो अब मैंने इस लिस्ट में अगर लूप थ्रू करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा वाइल एल डॉट हैज नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन एल डॉट नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही मैंने ये वाला कोड लिखा होगा यहाँ तक तो मेरा सब कुछ चल जाएगा। तो सबसे पहले मेरी पोजीशन होगी 0 पे, मैं कहूँगा एल डॉट हैज नेक्स्ट, आंसर होगा येस, मैं प्रिंट कर दूंगा 10 और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं प्रिंट कर दूंगा 20, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं प्रिंट कर दूंगा 30, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा और फाइनली मेरी पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे। ये है 0, ये है 1, ये है 2 और मेरी पोजीशन आ गई 3rd पे। और 3rd पे आएगी तो एल डॉट हैज नेक्स्ट हो जाएगा फॉल्स, मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगा। तो ये लूप तो चल गया। अब मान लो मुझे दोबारा से कहीं इस लिस्ट में आइट्रेट करना है, तो क्या मैं दोबारा से ये वाला कोड लिख सकता हूँ वाइल एल डॉट हैज नेक्स्ट, क्या मैं दोबारा से ऐसा लिख सकता हूँ और फिर इसके अंदर मैं लिखूँ एल डॉट नेक्स्ट? आंसर है नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जो इंटरनल पोजीशन नाम का वेरिएबल है वो तो चेंज होकर के अब 3 हो चुका है, राइट? तो हैज नेक्स्ट तो मेरा हमेशा फॉल्स रहेगा क्योंकि 3 लेस देन 3 वो करने की कोशिश करेगा, विच इज ऑलवेज फॉल्स। हम कभी इस लूप में घुसेंगे ही नहीं। तो पहली तो दिक्कत ये। अब उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ना मुझे यहाँ पे एक और मेथड देना पड़ेगा। तो लेट से मैं उसको बोलूंगा वॉइड रीसेट, जो क्या करेगा मेरे इस पोजीशन को दोबारा से रीसेट कर देगा। तो पोजीशन इक्वल टू 0 कुछ इस तरीके से सेट कर देगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। यानी कि इससे पहले मैं लिख दिया करूंगा लेट से एल डॉट रीसेट, ताकि ठीक है, ताकि मेरा जो बेसिकली पोजीशन है वो रीसेट हो जाए। तो अब ये वाला कोड भी चल जाएगा। ओके, पहली प्रॉब्लम तो हो गई सॉल्व। अब देखो यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम। अब उसके लिए मैं इस कोड को हटाता हूं। दूसरी प्रॉब्लम आती है नेस्टेड लूप के साथ। मान लो मेरे को इसे नेस्टेडली प्रिंट करना है, तो मैंने कुछ कोड ऐसा लिखा होगा। तो मैं लिखूंगा लेट से मेरा एल वेरिएबल है इक्वल टू न्यू माई एरे लिस्ट, कुछ ऐसे लिखा होगा। और इसके अंदर मैं लिखूंगा सबसे पहले एल डॉट रीसेट, ताकि एक बार पहले मैं रीसेट कर दूं पोजीशन को, मेरी पोजीशन रही 0 पे। तो मुझे इसे प्रिंट कैसे करना है पहले मैं वो बता देता हूं। तो मैं नेस्टेड लूप यूज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं बाहर वाले लूप के लिए 10 के लिए पहले तीनों एलिमेंट्स प्रिंट हो, फिर इस 20 के लिए तीनों एलिमेंट्स प्रिंट हो और फिर इस 30 के लिए तीनों एलिमेंट्स प्रिंट हो। यानी कि ऐसे कुछ प्रिंट हो 10 10 10 20 10 30 और फिर 20 10 20 20 20 30 और फिर आप समझ ही गए होगे 30 10 30 20 और 30 30, कुछ इस तरीके से। तो मैं कुछ कोड इस तरह लिखूंगा। मैं लिखूंगा वाइल आई टी डॉट हैज़ नेक्स्ट, राइट? मैंने चेक किया कि आई टी डॉट हैज़ नेक्स्ट है, वो बोलेगा हाँ, क्योंकि अभी मेरी पोजीशन यहाँ है। ठीक है, मेरा जो भी वेरिएबल होगा मैं उसे एक ए वेरिएबल में लेता हूँ लेट से। तो यहाँ पे आई टी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एल डॉट हैज़ नेक्स्ट। ठीक है, और अब मेरा जो भी वेरिएबल होगा एल डॉट नेक्स्ट, उसे मैं ले लूंगा अपने ए नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो मेरा स्टार्टिंग में ए के अंदर आ जाएगा 10। ओके, अब मुझे इस 10 के लिए ना दोबारा से एक इंटरनल लूप चलाना है। यानी कि मुझे दोबारा से कुछ इंटरनल लूप चलाना है, कुछ ऐसे एल डॉट हैज़ नेक्स्ट। ठीक है, और अंदर से मैं कुछ करूंगा इंट बी इक्वल टू एल डॉट नेक्स्ट और फिर स्क्रीन पे ए कॉमा बी दोनों प्रिंट करूंगा। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आपको पता है जैसे ही मैंने अंदर से लूप लिखा होगा, मेरा पोजीशन नाम का वेरिएबल तो एक ही है, ये तो पोजीशन ही मूव होने लग जाएगी। तो मैंने पहले लिखा ए इक्वल टू एल डॉट नेक्स्ट, मेरे को पोजीशन में मिल गया 10 और मेरा पोजीशन यहाँ से अपडेट हो गई होगी और यहाँ से बढ़ गई होगी आगे। ठीक है, तो ए के अंदर आ गया 10, बहुत बढ़िया। फिर मेरा इंटरनल लूप चला, उसने चेक किया एल डॉट हैज़ नेक्स्ट, ये चेक करेगा हाँ अगला एलिमेंट है, और बी में कर देगा एल डॉट नेक्स्ट, यानी कि मेरे बी में आ जाएगा 20, यानी कि मेरे बी में आ जाएगा 20 और पोजीशन यहाँ से बढ़ के आगे बढ़ जाएगी कुछ यहाँ। ठीक है, और मैं प्रिंट कर दूंगा ए कॉमा बी, यानी कि स्क्रीन पे मैंने प्रिंट कर दिया 10 कॉमा 20, पर मेरी पोजीशन ऑलरेडी यहाँ तक मूव हो चुकी है। अब जब मैं दोबारा से अपने इस लूप में दोबारा से लूप थ्रू करूंगा इंटरनल लूप में, मैं चेक करूंगा एल डॉट हैज़ नेक्स्ट, आंसर है येस, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा एल डॉट नेक्स्ट को बी में, मेरी पोजीशन आ जाएगी बाहर और मेरा ये जो 30 है ये स्टोर हो जाएगा मेरे बी में, कुछ इस तरीके से। और मैं स्क्रीन पे पढ़ दूंगा 10 कॉमा 30। तो पहले प्रिंट हुआ 10 कॉमा 20, फिर प्रिंट हुआ 10 कॉमा 30 और इसके बाद मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, राइट? इवन दो मेरे पास रीसेट नाम का मेथड है, अगर मैं यहाँ पे रीसेट भी कर लूँ तब भी मेरा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि फिर मेरा पोजीशन ही रीसेट हो जाएगी, यानी कि मेरे आउटर लूप के लिए भी पोजीशन एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो आप प्रॉब्लम समझ रहे हो? अगर हम एक ही कंटेनर को बोलेंगे कि तू स्टेटस स्टोर भी कर और एक एक करके मुझे आउटपुट भी दे, तो वो अंदर से कभी हमें इस मल्टीपल लूप्स का एक्सेस नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारे पास जो स्टेट को मैनेज करता है ये पोजीशन, ये एक ही वेरिएबल है। अब आप कहोगे भैया मल्टीपल रख लेते हैं, पर आप कितना रख लोगे? मैं हो सकता है मैं नेस्टेड में 2 लूप यूज करूँ, 3 लूप यूज करूँ, 4 लूप यूज करूँ, राइट? तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा।
ठीक है, तो हमेशा इनर लूप क्या कर रहा है, आउटर लूप के लिए भी पोजीशंस को चेंज कर रहा है। ये कोड बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आप यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि सारा लॉजिक आपने कंटेनर के अंदर ही लिख दिया। इसलिए जावा ने इंट्रोड्यूस किया आइट्रेबल का कंसेप्ट कि हमारे पास एक होगा आइट्रेबल, एक होगा आइट्रेटर, और आपकी क्लास को क्या करना पड़ेगा, आइट्रेबल को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो एक आइट्रेटर नाम का ऑब्जेक्ट आपको लाके देगी। उस केस में हमने क्या किया, इस पोजीशन नाम के वेरिएबल को इस माई लिस्ट के अंदर नहीं रखा बल्कि एक नेस्टेड क्लास के अंदर रखा जिसका नाम हम रखते थे लेट्स से एरे लिस्ट आइट्रेटर, राइट। और उस क्लास के अंदर हमने इस पोजीशन को रखा, राइट। अब आप देखो कितनी फ्रीडम है हमें। अगर हमें नेस्टेड लूप यूज करना है तो हमें डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्टली दोबारा लिखना पड़ेगा एल डॉट आइट्रेटर कि हमें दोबारा एक नया आइट्रेटर दो। अब हम मल्टीपल आइट्रेटर्स अपने पास रख सकते हैं एक ही कंटेनर के, राइट। ऊपर का आइट्रेटर अलग होगा, अंदर का आइट्रेटर अलग होगा, क्योंकि जब भी हम एल डॉट आइट्रेटर कॉल करेंगे हमें एक नया आइट्रेटर मिलेगा, राइट, ना कि एक पुराने आइट्रेटर पे ही हम चले जा रहे हैं। इस केस में, इस नॉर्मल केस में हम मल्टीपल आइट्रेटर क्रिएट कर ही नहीं सकते, हम बस मल्टीपल एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने ऑब्जेक्ट ही बदल दिया तो उसका कंटेनर भी तो बदल गया। पर अब आप कहोगे कि भैया इसमें तो हमारा 10 20 30 अंदर ही डिक्लेयर है, जो इसका ऑब्जेक्ट O1 बना लो या ऑब्जेक्ट O2 बना लो, दोनों में ये लिस्ट आ जाएगी, आ तो जाएगी, पर ये इस केस के लिए आएगी, राइट। पर जो हमारा एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, वो तो हम एल डॉट एड बाहर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम समझ आ रही होगी कि हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में एक साथ आइट्रेट करने की कोशिश कर रहे होंगे और हम हमेशा चाहेंगे दोनों ऑब्जेक्ट का जो कंटेनर है उसमें सिमिलर एलिमेंट हो ताकि हम ये काम कर पाएं, बेसिकली नेस्टेड लूप का। इसलिए आता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न कि हम अलग ही कर दे आइट्रेशन के लॉजिक को और अलग कर दे स्टोरिंग के लॉजिक को, ताकि किसी को आइट्रेट करना हो वो सीधा बोले मुझे एक आइट्रेटर ला के दे, आइट्रेटर मिल जाए और उससे वो आइट्रेट करे। यानी कि अब हर आइट्रेटर यूनिक होगा, यानी कि जब भी अब आप लिखोगे लिस्ट डॉट आइट्रेटर, जब भी आप ये लिखोगे आपको हर बार नया आइट्रेटर मिलेगा। इन लिस्ट इंटरफेस या किसी भी इंटरफेस में आपको हमेशा नया आइट्रेटर मिलेगा। और जो भी आपको आइट्रेटर मिलेगा लेट्स से आईटी, उसमें आप कुछ भी करो, उसमें आप नॉर्मल लूप करो, कुछ एलिमेंट्स रिमूव करो यूजिंग आईटी डॉट रिमूव, राइट, आप कुछ भी कर सकते हो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा कि आइट्रेबल इंटरफेस क्या होता है, वो कैसे काम करता है। इस वीडियो में इतना ही। अब कलेक्शन इंटरफेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।